अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान में। हूँ आपकी मेज़बान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। जुम्मा मुबारक। आज के प्रोग्राम का आगाज़, दिन का आगाज़ बहुत अच्छी खबर से करते हैं। रिलीफ की बात करते हैं, और रिलीफ की बात इसलिए भी करना बड़ा अहम है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जिस भी फोरम पे हो एक बात ज़रूर करते हैं कि हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। तो एक रिलीफ जो कि दिया गया है वो है ऑयल एंड घी के मद में। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तरफ से ये अच्छी खबर शेयर की गई है कि अब ऑयल और घी, इसके साथ साथ दालें सस्ती की गई हैं। घी और कुकिंग ऑयल की जो कीमत है इसमें 5 रुपए 31 पैसे कमी कर दी गई है। शेब, मैंने आपको बाबा जी मान लिया है। ना सिर्फ घी की प्राइसेस कम हुई हैं बल्कि दालों की कीमत में भी 15 से 30 रुपए तक कमी आई है। कुछ दिनों पहले हम लोग एक खबर शेयर कर रहे थे, इंसानों के फ्यूल की और गाड़ियों के फ्यूल की बात हो रही थी कि कौन कौन सा ऑयल सस्ता होगा। शेब ने दोनों ऑयल गलती से मिक्स किए थे और वो दोनों सस्ते हो गए। तो बस तो मुझसे आप गलती से कुछ करवा लिया करें, वो हो जाता है। एक दो बंदों को भी ठिकाने लगाना है। मतलब ये नहीं है कि काली जुबान है मेरी, इसका मतलब ये है कि नहीं, काली नहीं, मुबारक जुबान है। आपने जो कहा वो हो गया। फार साइड रखते हैं। हाँ, दूर अंदेश हैं शुएब साहब। आप बाबा जी हैं, किसी ने दुआ शुआ करानी है करा ले, पता लग जाता है क्या होने वाला है। लेकिन चीज़ों की प्राइसेस कम, अच्छी बात है। फ्यूल की प्राइस पहले कम हो गई थी, इंसानों की फ्यूल की प्राइस अभी कम हो गई है। घी भी सस्ता हो गया, ऑयल भी। ऑयल और घी नहीं और सस्ता होगा बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 30-40% सस्ता हुआ है, तो अभी 5 रुपए। बाबा जी कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाबा जी की बात में दम है। आप पूरी बात यंग बाबा जी कहे ना, लोगों ने कहना असली बाबा जी है, काले करके आता है बाल। यंग बाबा जी। और ये इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट शेब, मेरे पास भी अच्छी खबर है। सिर्फ आपके पास अच्छी खबरें नहीं होती, खबरें हमारे पास अच्छी हैं। हमारे पास अच्छी हैं, वन बाय वन। तो जनाब, पार्लिमानी लिहाज से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। वो ये है कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलमी फंड के क़याम की करारदाद IPU की जनरल असेंबली इजलास में पेश कर दी गई है। सैलाब मुतासरीन की बहाली और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलमी फंड के क़याम के लिए पाकिस्तान की कौमी असम्बली की जानिब से ये करारदाद पेश की गई थी। पाकिस्तानी वफ़द ने इंट्रा पार्लिमानी यूनियन की जनरल असेंबली के इजलास में ये करारदाद पेश की है। अब इससे होगा क्या कि जब ये करारदाद पेश होगी, इस पे बातचीत होगी और 178 पार्लिमानों के वफूद इस इजलास में शामिल होंगे। सोचें कि जब 178 पार्लियामेंट्स के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं, वफूद मौजूद हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम दुनिया भर में पाकिस्तान के हालात को सामने रखने की कोशिश करेंगे और हम ये भी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की मदद की जा सके, क्योंकि हमारी पार्टिसिपेशन इस सारी तबाही में 1% से भी कम है और इफेक्टिव में हम टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। तो इससे निपटने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये जो इजलास था इसमें शिरकत करें और हम पाकिस्तान का मामला दुनिया के सामने और सेनेटर फारूक एच नाइक हैं, जिनकी तरफ से IPU के जनरल असम्बली उसके शुरका को पाकिस्तान के जो हालात हैं उससे मुतालिक ब्रीफ किया गया और जो तबाहकारियाँ हैं इस वक्त उससे मुतालिक बताया गया। उन्होंने इजलास के शुरका को बताया कि हम सब ये चाहते हैं मिल कर के आगे बढ़ें और इसके लिए पाकिस्तान की अगर आप हिमायत करेंगे तो हमारे लिए ज़रा बेहतर। और जो आलमी फ़ंड के क़याम की हम बात कर रहे हैं ना, जिससे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, उसकी राह हमवार होगी। और तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से तरक्की पजीर जो ममालिक हैं, बिलखुसूस वो 8 ममालिक जो कि ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं वेदर की के इस मामले में, कि जिसमें हम देखते हैं कि ज़ाहिर है बहुत सीवियर कंडीशंस हो जाती हैं समटाइम्स, जैसे कि पाकिस्तान में हालिया फ्लड्स की हम बात करें, तो इससे तरक्की पजीर ममालिक इक़दाम करने में खासी सहूलत मिलेगी। और पाकिस्तान इससे पहले शुएब रिक्वेस्ट भी कर चुका है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में कि एक ऐसा रोड मैप दिया जाए कि पाकिस्तान की तरह जो ममालिक डेवलप्ड नेशन की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसकी वजह से मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ऐसा माहौल क्रिएट होता है जिसमें जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, जो भी डेवलपिंग फेज़ की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वो ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि एक ऐसा रोड मैप तैयार किया जाए जिस पर तमाम ममालिक अमल दरामद करें, और वो रोड मैप सिर्फ एक लाहे अमल की शक्ल में नहीं होना चाहिए, उसमें पैसों के हवाले से भी और बाकी जो एड होती है जैसे फूड के हवाले से, हर लिहाज से सारी चीज़ों के लिए एड उसमें इसलिए भी ज़रूरी है कि जो नुकसान हो चुका उसकी भरपाई भी करनी है और आने वाले वक्त के लिए तैयारी भी करनी है और डेवलपमेंट की तरफ भी जाना है। ये सारी चीज़ें 1 by 1 फेजेस में प्लान की, जिस प्लानिंग के लिए ये रोड मैप बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। अब कल का जिक्र भी कर लेते हैं। यूँ तो कल हमारी पूरी ट्रांसमिशन 3 घंटे जो हमने भी आपके साथ शेयर किया सीका कॉन्फ्रेंस से मुतालिक, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब काज़ाकिस्तान मौजूद थे, और इससे मुतालिक आज भी ज़रा बात हम ज़रूर करेंगे बिकॉज ज़ाहिर है उसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो
डिस्कस होना बड़ी अहम है। और ट्रू। एक जो बात सबसे अहम मैं कहूँगा, यूँ तो हर बात ही बड़ी अहम, लेकिन बामकसद और बामानी मुज़ाकरात से मुतालिक जो इंडिया को दावत दी गई और कहा गया कि अब इंडिया की कोर्ट में वो बॉल है कि अब इंडिया क्या प्ले करता है और कैसे प्ले करता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम मिलकर चीज़ों को हल करें और आगे बढ़ें। उसके लिए बामानी बामकसद मुज़ाकरात होने चाहिए। इसके अलावा एक और मुतालबा उनकी तरफ से किया गया, दैट वाज के जो सीका के रुकन ममालिक हैं वो तिजारत में, सरमायाकारी में और कारोबारी मौक़े में पाकिस्तान का साथ दें, आगे बढ़ें। बिल्कुल, बहुत से मामलात को उजागर किया वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मुख्तसर Yes. खिताब में। इंतहाई जामे मुदल्लल अल्फाज के साथ पाकिस्तान की जितनी भी कंसर्न्स थे खित्ते से मुतालिक, पाकिस्तान से मुतालिक, वो दुनिया के सामने रखे। बगैर किसी ताख़ीर के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एजाज़ साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। मैं इस वक्त गवादर में हूँ और यहाँ मालूमाती दौरा कर रहे हैं देखने के लिए कि क्या ये जो गेटवे है सीपैक का, इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई है। जी सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि कल जब वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया, बामानी मुज़ाकरात की बात उन्होंने की। मुज़ाकरात तो पहले भी होते आए, हमने हमेशा बातचीत का ऑप्शन खुला रखा, लेकिन साथ ही साथ हमारा हमेशा से ये भी स्टांस रहा कि हमारी बातचीत की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हैं। एक और दावत, इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट इसको कैसे इंटरप्रेट करेगी, क्या एक्सपेक्ट करें हम? बहुत अपनी तवक्कुआत तो ऊंची नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त जो एक ऐसा सियासी अमल जारी है जिसमें वो एक हिंदू रियासत बनाना चाह रहे हैं, तो चुनांचे उसमें पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का कम से कम अभी मुझे वो मंजर नज़र नहीं आ रहा। ताहम पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ये उनको ज़रूर पैगाम दें, और जो वज़ीर आज़म साहब ने दिया दुरुस्त किया कि देखें, हम आपके साथ पुरअमन तरीके से जिस तरह हमसाए होते हैं अच्छी हमसायगी के साथ रहना चाहते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम जो हमारे आपस में इख्तलाफात हैं उनको बैठकर मेज़ पर हल किया जाए। पिछले 3 साल से तो हकीकत में कोई राब्ता किसी सतह पे इस नहीं है। जब से कश्मीर के अंदर इन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया हिंदुस्तान की फौज ने, और अब वो वहाँ का मुस्लिम अक्सरियती स्टेटस भी ख़त्म कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको बदल दे। तो ऐसे हालात में बातचीत तभी हो सकती है कि अगर हिंदुस्तान अपनी रविश पे ज़रा नज़रसानी करे और ये देखे कि अगर अमन पाकिस्तान को चाहिए तो हिंदुस्तान को भी चाहिए। उनके भी बहुत अज़ाइम हैं, आलमी अज़ाइम हैं, खित्ते के हवाले से अज़ाइम हैं, तो वो अज़ाइम पूरे नहीं होंगे तावक्ते के पाकिस्तान के साथ और दूसरे हमसायों के साथ वो अपने जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर तौर पर लेकर आए। तो लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा किया कि ये पेशकश कर दी। जी बिल्कुल ठीक है सर, ये पेशरफ्त भी है, लेकिन क्या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि बाकायदा दावत दी गई है पाकिस्तान की तरफ से? मैं अभी उस लेवल पे तो नहीं जाऊंगा कि बाकायदा, लेकिन ये ज़रूर है क्योंकि रस्मी दावत में तो फिर आपको बाकायदा उनको अप्रोच करना पड़ता है। ये तो एक दावत आम है कि देखें ये मामला जो है ये बातचीत से हल हो सकते हैं, बैठ के हो सकते हैं। तो एक इंडिया जिसे कहते हैं एक पैगाम ज़रूर चला गया है कि देखिए आप अगर आप करना चाहते हैं तो आइए कोई इसका जवाब दीजिए, मुस्बत जवाब दीजिए, और उसके बाद आगे हम उसकी मोडेलिटीज जो हैं वो तय कर लेंगे। लेकिन तो क्या इसमें सर ये जो सीका प्लेटफॉर्म है, जो रुकन ममालिक हैं वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं, चूंकि ज़रा उस प्लेटफॉर्म पर ये बात हुई है? जी वो देखिए, सीका का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम मेंबर्स के दरमियान चूंकि अमन और इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, तो चुनांचे एतमाद साजी की जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बाई। ये जो नूर सुल्तान नजरबाइव का 30 साल पहले का आइडिया है, बीच में इसको आहिस्ता आहिस्ता फिर तुर्की ने उठाया, फिर चीन ने उठाया, फिर ताजिकिस्तान ने, और दोबारा कजाकिस्तान में पहुंचा है। तो इसका मकसद ही यही था कि मेंबरान जो हैं वो आपस में एक दूसरे को इस किस्म की पैगाम रसानी करें जिस तरह की हमने की, क्योंकि एकदम से तो सब चीज़ें नहीं हो सकती। क्या बाकी मेंबर्स इसमें किरदार अदा कर सकते हैं? पाकिस्तान तो शायद तैयार होगा इस काम के लिए कि कोई अगर मीडिएशन हो जाए, क्योंकि बायलैटरल जो था दो तरफा, उस बुनियादों पर तो अभी तक कुछ ज़्यादा मामला चला नहीं है। तो चुनांचे पाकिस्तान तो चाहेगा, पर मुझे ज़रा शक है कि हिंदुस्तान नहीं चाहेगा, क्योंकि वो एक तरफ तो दुनिया को ये कहता है कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का दो
आपसी मामला है, दो तरफा बुनियादों पर बात करेंगे, और दूसरी तरफ जो जब हमसे बैठता है तो बातचीत नहीं करता। तो किसी हद तक तो किरदार अदा कर सकते हैं, पर इस पे हिंदुस्तान के रवैये पर बहुत मुनासिब है ये आगे चलना इसका। जी। और सर, हिंदुस्तान का रवैया तो हम 7 दहाइयों से देखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें अभी भी मुंतज़िर है अमल दरामद की। ये तो हो गया एक मामला, इंडिया की बात हो गई, कश्मीर पे हमारे स्टांस की बात हो गई। साथ ही साथ अफगानिस्तान से मुतालिक भी पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, पीस प्रोसेस में रोल प्ले किया, और जब वहाँ से फोर्सेस निकल गई तो उसके बाद अफगानिस्तान के एसेट्स की बहाली एक बड़ा चैलेंज था, जिसके लिए पाकिस्तान ने हमेशा बात की। इस प्लेटफॉर्म पर भी बात की है कि अफगानिस्तान के मसाइल हल होने चाहिए। पाकिस्तान कई दहाइयों से 40 लाख अफगान महाजरीन की मेज़बानी कर रहा है। ऑलरेडी पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है, मुश्किलात दरपेश हैं, लेकिन उसके बावजूद 40 लाख अफगानी अब भी पाकिस्तान में बसते हैं, जिनको हम एकोमोडेट करते हैं हर तरह से। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के लिए आवाज़ उठाना कितना इंपॉर्टेंट है, और इस प्लेटफॉर्म से जो आवाज़ कल वज़ीर आज़म ने बुलंद की, वो क्या मुत्तलका फोरम तक पहुंच गई, या मज़ीद कुछ करें हम? देखिए, इसमें जो तमाम ममालिक हैं इस खित्ते के और एशिया के, खुसूसन वस्ती एशिया के, वो भी बहुत ही उनको भी तशवीश लाहक है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो इस्तेहकाम की तरफ नहीं जा रही, और पाकिस्तान को भी है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में दोबारा बदअमनी लौट आती है और वहाँ दहशत गर्दी की आमाजगा बन जाता है वो मुल्क, तो इससे पूरा खित्ता जो है उसका इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाएगा। तो चुनांचे ये जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा, और बाकी भी जो लोग कह रहे थे, वो यही कह रहे थे कि अफगानिस्तान में अमन आना चाहिए। अच्छा, लेकिन आए कैसे? लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबान की इस वक्त हुकूमत है, उसकी वजह से निस्बतन अफगानिस्तान में सूरत हाल जो है, अमन की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन इक्तिसादी सूरत हाल बहुत ही खराब और दगरगूं हो चुकी है। वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इतना ज्यादा इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। अब तो खबर आ रही है कि 97% लोग जो है ना सतह गुर्बत से नीचे चले गए, पहले 90 की खबर आ रही थी। उसके बाद इक्तिसाद भी नहीं चल रही है, क्योंकि पाबंदियां लगी हुई हैं, कोई बैंक्स काम नहीं कर रहे। तो ये सारे खित्ते के ममालिक को सर जोड़ना पड़ेगा कि इसका क्या हल करें। अब इसके लिए जहां ये खित्ते के ममालिक कुछ करेंगे मिलकर, वहां पे मेरा ये अपना जाती ख्याल है कि तालिबान की हुकूमत को भी कुछ कदम उठाने होंगे। और बहुत सारे जो मामलात पे जिन लोगों की तशवीश है, मिसाल के तौर पर हमें तशवीश है कि वहाँ दहशतगर्दी दोबारा औज आ रही है और टीटीपी और इस किस्म की तंजीमें जड़ पकड़ रही हैं। इसी तरह बाकी ममालिक को भी ये फिक्र है, चीन को है, उज़्बेकिस्तान को है, बाकियों को है। फिर दूसरे लोगों को फिक्र है कि आप खवातीन को क्यों नहीं पढ़ने दे रहे। अब लड़कियों के स्कूल आपने बंद कर दिए हैं। आपको पता है कि कुरान मजीद में कितना क्लियरली लिखा हुआ है कि हर मुस्लिम मर्द और हर मुस्लिम औरत पर ये तालीम फर्ज है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे उनको कुछ थोड़ा कदम उठाना होगा। जब वो आधा मील वो सफर करे तो आधा मील खित्ता भी सफर करेगा। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा है, ऐसे मौके अच्छे होते हैं जिसमें ये पैगाम वहां पे जाए कि आप भी एक कदम बढ़ाइए। खित्ता तो जरूर करना चाहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान अमन होगा तो बहुत सारे जो सीका के ख्वाब और प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे हो सकेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के रास्ते से ही पाकिस्तान की बंदरगाहों को सेंट्रल एशिया के लोग पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम एक मौजू है जिस पे वहाँ पे यकीनन बातचीत हुई होगी। जी। और सर, ये जो फोरम्स होते हैं ये इस तनाजुर में कितने अहम होते हैं कि ठीक है, बुनियादी बात तो इसमें ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करना है, कॉन्फिडेंस गेन करना होता है, इन ताल्लुकात पर बात होती है, लेकिन सरबराहान से मिलना, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होना, किसी आइडिया पर बात होना या किसी आइडिया को पिच किया जाना किसी भी साइड से, किसी भी मुल्क के पोटेंशियल पर बात होना, किसी एक कॉन्क्रीट एग्रीमेंट की तरफ बढ़ने के लिए कितना अहम दिन या वक्त होता है। फॉर एग्जांपल एनर्जी कॉरिडोर की बात करें तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से मुतालिक हम सब कुछ जानते हैं कितना अहम हो सकता है इस खत्ते में एनर्जी के मसाइल को हल करने से मुतालिक। तो ऐसे फोरम इस तरह के एग्रीमेंट्स के लिए, इस तरह के मामलात के लिए कितने अहम होते हैं? देखिए, इतने अहम तो जरूर होते हैं कि जो कायदीन हैं आपस में मिलकर बैठकर इस मौजूआत पर बात करते हैं, और उसके बाद अगर पॉलिटिकल विल हो दोनों तरफ तो वो मामला आगे भी चल पड़ता है। आपने अभी मिसाल के तौर पर जिक्र किया कि सेंट्रल एशिया के लिए एक एनर्जी कॉरिडोर। अब ताजिकिस्तान के सदर जो हैं रहमानोव, वो भी मिले हैं हमारे वजीर आजम से। वो बड़े अरसे से उनकी ख्वाहिश है कि ये जो कासा 1000 का प्रोजेक्ट है
किर्गिस्तान से और ताजिकिस्तान से, जहाँ पे हाइडल एनर्जी, आपको पता है पानी से पैदा होने वाली बिजली का इतना पोटेंशियल है, 1,00,000 मेगावाट तो आराम से वहाँ पैदा होता है। तो उसको यहाँ पे हम लाने का कि 1000 मेगावाट कम से कम ले आया जाए, और कोई रास्ता भी ज़्यादा मुश्किल, मतलब रास्ता तो मुश्किल है लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं है। तो ये जो मामलात हैं ये जुड़े हुए हैं बदकिस्मती से अफगानिस्तान में अमन के हवाले से। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अफगानिस्तान भी इन बातों में शरीक हो, तो फिर वो जो आप कह रहे हैं ना लाहे अमल भी बनाया जा सकता है। पॉलिटिकल विल तो इस वक्त है। सारे जो मैंने देखा है रहनुमा, उनकी तकरीरों को जो मैं देख रहा था, तो सबकी ये ख्वाहिश है कि एशिया की, चूँकि ये सेंचुरी है, ये मौजूदा सेंचुरी जो है, ये मौजूदा सदी जो है वो एशिया की है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अमन और इस्तेहकाम की फ़िज़ा कायम की जाए, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई बदएतमादी है कुछ मुल्कों के अंदर, उनको हल किया जाए। तो फिर आप देखेंगे कि एनर्जी कॉरिडोर भी बनेंगे, इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनेंगे, और पाकिस्तान और चीन ने तो रास्ता भी दिखा दिया इकोनॉमिक कॉरिडोर का कि भाई ये इस तरीके से आगे मामला चल सकता है। सेंट्रल एशियन, मुझे पता है क्योंकि उनसे मेरा राब्ता रहा है और अभी भी है, वो बहुत ही उनकी ख्वाहिश है, शदीद ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान की बंदरगाहों तक पहुंच सकें अपनी एनर्जी के लिए और बाकी तमाम चीज़ों के लिए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। एजाज अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, साथ मौजूद थे और आज़म साहब के दौरे से मुतालिक, सीका कॉन्फ्रेंस से मुतालिक हमसे बात कर रहे थे। और शुएब, कुछ दीगर स्टोरीज भी हमारे पास है। ये तो हो गई मुल्की सियासत से मुतालिक बात भी हो गई, और उसके अलावा इंटरनेशनल फोरम्स पे क्या चल रहा है वो भी हमने बात कर ली, और साथ ही साथ हमने ये भी बता दिया कि गुड न्यूज़ क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें सस्ती हो रही है। लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ जो लोग ज़्यादा रगबत रखते हैं, जो ज़्यादा मोहब्बत खेलों से रखते हैं, उनके लिए एक स्पेशल न्यूज़ है कि दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफारंगा में जीप रैली की 3 रोज़ा रंगारंग तकरीबात शुरू हो गई हैं। इस इवेंट में नामवर रेसर्स और बाइकर्स हिस्सा ले रहे हैं, और दीगर खेलों के साथ साथ म्यूजिकल शो का भी एहतमाम किया गया है। एक रिपोर्ट दिखा दें अपने व्यूअर्स को। बिल्कुल ठीक है जी, रिपोर्ट दिखा दें। कराक्रम और हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में घिरे दुनिया का सर्द तरीन सहरा सरफारंगा में जीप रेस की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। बुलंद तरीन सर्द सहरा में होने वाले जीप रैली के लिए इस साल 75 किलोमीटर का ट्रैक तैयार कर लिया गया है। इस जीप रेस में 6 खवातीन समेत 100 से ज्यादा मुल्की रेसर्स और बाइकर्स, जबकि 5 गैर मुल्की रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। बल्तिस्तान के मकामी खानों, मादनियात और घरेलू सनतों में तैयार करदा अशिया की नुमाइश के लिए खीमा बस्ती सजाई जा रही है। रैली को शायकीन और सयाहों के लिए ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए दीगर सकाफती प्रोग्राम भी शामिल किए गए हैं, जिनमें बल्तिस्तान की मकामी व रिवायती खेल पोलो के मुकाबले स्कर्दो और शिगर में जारी हैं, जबकि नेजाबाजी, रस्सा कशी, मेफंग, रिवायती ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले जख का मुकाबला और रिवायती डांस के साथ म्यूजिकल नाइट भी इन तकरीबात का हिस्सा है। हफ्ते के रोज जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड होगा, जबकि इतवार के रोज जीप रैली के हतमी राउंड में रेसर्स मैदान में उतरेंगे। ज़बरदस्त। और जब भी यहाँ पर जाएं, इन इलाकों में जाएं, तो यूँ तो वहाँ की सीनरी, यहाँ के व्यूज़ इतने प्यारे होते हैं कि आप वहाँ पर खो के रह जाते हैं। और ये तो सबसे बुलंद सर्द सहरा है जिसकी हम बात करें। लेकिन जनरली जब नॉर्थ की बात करते हैं, हम बात गिलगित बल्तिस्तान की करते हैं, बात हम चित्राल की करें या फॉर दैट मैटर नॉर्दर्न एरियाज़ की, तो दिल ये चाहता है ना कि वहाँ जाएं, उसे एब्जॉर्ब इतना कर लें कि याद रहे। लेकिन कुछ आर्टिस्ट जब वहाँ पर जाते हैं ना, तो वो भी कोशिश ये करते हैं कि जो वो देख कर आए हैं, जो लैंडस्केप वहाँ पर देख के हैं, उसे भी कैनवस पर उतारें हैं। तो आज हमारे पास एक ऐसे ही आर्टिस्ट की कहानी मौजूद है। लाहौर के आर्टिस्ट हैं, कुदरती मनाजिर को किस खूबसूरती से कैनवस पर उतारते हैं। वरदा सलीम ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। लाहौर की एक आर्ट गैलरी में अगेंस्ट द विंड के उन्वान से सजाई गई इस मुनफरिद नुमाइश में कुदरत की रंगीनियों को अछूते अंदाज में पेश किया गया है। कहीं बादलों की ओट में झांकता सूरज है, तो कहीं घनघोर घटाएं, कहीं खेत खलियान के दिलफरेब मनाजिर हैं, तो कहीं चरिंद परिंद के मनाजिर। इन फनपारों को देखकर कुदरत की रनाइयों में डूब जाना एक फितरी सी बात है। मुसव्वर ने बाद मुखालिफ से आती तेज हवाओं का सामना करते लहलहाते दरख्तों की इस अंदाज से मंजर कशी की है कि इसमें जिंदगी की मुश्किलात के सामने डट जाने का सबक मिलता है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने नुमाइश देखी और मुसव्वर की खुदादाद तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। ये भी बड़ा अच्छा तजुर्बा है, जो चीज़ आप देखें उसको कैनवस पे उतारें। इतनी खूबसूरती से, इतनी रियल पेंटिंग्स लग रही थी, लग रहा था तस्वीर बनाई हुई है, हालांकि वो हाथ से पेंट की हुई बहुत खूबसूरत पेंटिंग। मुझे पता है मैं क्यों कहा तजुर्बा। मैंने तजुर्बा इसलिए कहा है कि ना देखें, इतने तजुर्बे हो रहे हैं, चूहों पे भी हो रहे हैं। मुझे डर लगता है चूहे हमारी तरह ना सोचना शुरू कर दें, पता लगे। लेकिन चूहे हमारी तरह हाथ धोना शुरू हो गए हैं।
हाँ, हमारे यहाँ तो बहुत हाथ धोते हैं, वही चूहे हमारा साबुन खा जाते हैं। इन एक्चुअल एक साबुन के ऊपर चूहे ने ऐसे काटा हुआ था कि हमने सोचा कि चूहे ने साबुन क्यों खाया, क्या वो अपने स्टमक को वॉश करना चाहता था? अच्छा, हम ये जज नहीं कर सके कि वो जो उसके ऊपर निशान थे वो उसके हाथों दांतों के के थे थे या या उसके हाथों के थे? थे, हाँ। You never know. और आपको पता है कभी कभी चूहा साबुन लेके अपने बिल में भी चला जाता है, हमेशा इस तरह खा के छोड़ नहीं जाता। भला क्यों? बच्चों को चूहिया भी पर्दा देना करती है, वो बाहर नहीं आती, तो चूहा उसके साबुन का इस्तेमाल वहां पर करता है कि बीबी या नहा तू। अब ठीक है। वेरी गुड, आपने ठीक समझा है। तो मुझे लगता है चूहे ने खत लिख के आपको जज्बात बताए हैं। वैसे हालात उस तरफ जा रहे हैं कि चूहा खत भी लिख पाएगा और चूहा अपने एहसासात भी शेयर कर पाएगा। बात हम इसलिए करें कि तजुर्बा हुआ है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और तजुर्बा ये है कि जो इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स हैं वो इम्प्लांट किए गए हैं छोटे चूहे पे, नहीं बेबी माउस पे। क्या कहते हैं चूहे के बच्चे को? चूहे के बच्चे को भी चूहे ही कहते अच्छा। हैं शायद, क्योंकि वो बड़ा होके चूहे ही बनता है। वो कितना बड़ा हो जाता होगा, मतलब उसकी उम्र कितनी? नहीं सलमा, कुछ चूहे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। नहीं, बिल्ली जितने तो फिर भी नहीं होते ना। अच्छा, रैट होते हैं। वो रैट हो जाते ये क्या बात है? ये क्या फर्क हुआ? चूहा तो चूहा है, उर्दू में चूहा। आपको अच्छा। पता है कि ये जो तजुर्बा हुआ है ना, ये इसलिए किया गया है, न्यूरॉन्स इंजेक्ट किए गए हैं, उसकी एक रीजन थी कि ये तो हम चले मजाक की बातें अपनी जगह, लेकिन ये जो तजुर्बा हुआ है ये इसलिए भी हुआ है कि कुछ हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, जो ऑटिज्म का शिकार होते हैं या जिनको मिर्गी जैसी बीमारी होती है, तो इसको ट्रीट करने में मदद मिलेगी। न्यूरॉन्स को जब इंजेक्ट किया जाएगा तो उसके बाद देखेंगे कि चूहे के दिमाग पे उसके क्या असरात होते हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करता है, और उसके बाद कोई भी चीज़ होती है ज़ाहिर है पहले उसको जानवरों पे तजुर्बा किया जाता है। यानी सलमा, इसको यूं हम समझ सकते हैं ना कि फॉर एग्जांपल एक बीमारी है तो उसकी रीजन क्या होती है, आपके दिमाग में ऐसी कौन सी तब्दीली होती है जिसकी वजह से वो बीमारी या वो कंडीशन होती है। अब उस हवाले से समझने के लिए न्यूरॉन्स वहाँ पे इम्प्लांट किए, और आप ये देखिए कि जब उस तजर्बे में कोई उसे दिया गया सोर्स कह लें उसको, या एक कह लें कि पिन किया गया टू नो कि वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है, तो 70% ऑफ दोज न्यूरॉन्स दे एक्चुअली रिस्पॉन्डेड। मतलब चूहे के न्यूरॉन्स तैयार बैठे थे कि इसी पे 70% रिस्पॉन्ड कर नहीं, रहे वो हैं। चूहे के नहीं, वो इंसान के न्यूरॉन्स थे ना उसके अंदर। इंसान के न्यूरॉन्स ने रिस्पॉन्ड किसका? ये मतलब हुआ ना कि चूहे के अपने न्यूरॉन्स इंतजार करते हैं कोई इंसान का दिमाग मेरे पास है, मुझे पता लगे ये इंसान कैसे सोचते हैं। अब उसे पता चल गया होगा हम उनके बारे में क्या सोचते और हैं। ये इंसान कैसे सिग्नल भी तोड़ के भाग जाते हैं, बसें दरमियान में चलाते हैं, हर वक्त हॉर्न बजाते हैं, लोगों को इरिटेट करते हैं रोड पे। चूहे ये भी जानना चाहते और होंगे। चूहा अब मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी चक्कर में आने वाला है कि आप कहेंगे मैं ये खिड़की लगवाएगा, उसे पता है कि आपने क्यों लगाई और आपने क्या उसके ऊपर लगाया। देसी घी लगा के रोटियां लगाना बंद करें, अब चूहे को पता चल चुका है कि हो क्या रहा है उसके साथ। चूहे हमारे अहद के चालाक हो गए। आपके अहद के होंगे, हमारे यहाँ कोई चूहे शुहे नहीं है। बढ़ते हैं आगे, और एक खबर और भी है हमारे पास। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क की बात करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और $10 लाख कमाए हैं। एक नए कारोबार में कदम रखा है एलन मस्क ने, और पहला परफ्यूम उन्होंने फरोख्त के लिए पेश किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 6 घंटों में परफ्यूम की 10,000 बॉटल्स जो हैं वो सेल हो चुकी हैं और $10 लाख वो कमा चुके हैं। और उन्होंने एक लाइटर नोट पे सरकास्टिक वे में ये भी लिखा कि बराए मेहरबानी मेरा परफ्यूम खरीदें ताकि मैं ट्विटर खरीद सकूं। नहीं आप खरीदेंगे परफ्यूम, वो खरीदेंगे ट्विटर। और मैं तो ये सोचूं कि सारे पैसे एलन मस्क ही कमाई जा रहे हैं, मतलब हमारे लिए भी कुछ रहने दें सर, हम पे भी कोई रहम करें। इतने पैसों का क्या करेंगे? मतलब हम परफ्यूम खरीदेंगे, वो ट्विटर खरीदेंगे, फिर हम डिपेंडेंट होंगे, फिर मतलब क्या हम फिर ट्विटर जब खरीद तो उसके बाद कहेंगे कि अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स करें, फिर आपको कहेंगे जी आप उनके ब्रांड्स की ब्रांडिंग के लिए ट्वीट्स करें, तब आपका अकाउंट रहेगा, नहीं तो वो सस्पेंड कर देंगे। मतलब क्या करें? क्या पता उसने चांद खरीदना हो सकता है। उनकी सिर्फ एक प्लॉट की बात अब नहीं रह गई। उनकी बीवी चांद मांगती होगी, तारे मांगती होगी। अब तो देखें आसान है ना, चांद लाना ना सही, प्लॉट लेना तो कब से आसान हो चुका है। तो क्या तब उसने कहा कि मैं पूरा एक वहाँ पे ना हाउसिंग स्कीम खोलना चाहता हूँ। यू नेवर नो। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और मेहमान साथ मौजूद होंगे, करेंगे उनसे बात ब्रेक के बाद। Even though Pakistan is responsible for less than 1% of global carbon emissions, yet we are among the top 10 countries most severely impacted by climate change. This disaster may set Pakistan
back by decades. More than 1,600 Pakistanis, including children, have lost their lives. Thousands of kilometers of road infrastructure and bridges are washed away. Entire villages have been swallowed up by raging waters. Cotton, wheat and rice crops lie in ruin. Vast stretches of land today resemble an ocean. Navy boats run where once children played football and cricket. बेशुमार बारिशें, बेहिसाब तबाही, पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन सैलाब। कोई अपनों से बिछड़ा तो किसी का घर उजड़ा। सैलाबी रेलों में बस्तियां बह गईं। सैलाब ने खेतों की हरियाली छीन ली, किसानों के चेहरों से खुशहाली नोच ली। वज़ीर-ए-आज़म की कौम से अतियात की अपील, हाथ बढ़ाएं, मुश्किल में साथ निभाएं। बेघर सैलाब ज़दगान आपकी इमदाद के मुंतज़िर। अपने अतियात दिल खोलकर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में जमा कराएं। फरियाद सुने, हमदर्द बने। से मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वज़ीर-ए-आज़म फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में मैं और शुएब जिक्र कर रहे थे कि तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को कोई आपसे नाराज़ हो जाए, तोहफा ज़रूर दिया कीजिए। लेकिन ये तोहफा सिर्फ इस सूरत में नहीं हो सकता कि आप दूसरे को खुश करने के लिए दे रहे हैं, बल्कि किसी की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए भी दे सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जिसका नाम है न्याज। न्याज का मतलब भी तोहफा होता है और तोहफा उस सूरत में दिया जाता है, ये वाला तोहफा, जब कोई मुश्किल में हो, जब कोई किसी डिसेबिलिटी से गुजर रहा हो किसी भी किस्म की, और स्पेशली जब व्हील चेयर रिक्वायर्ड हो। व्हील चेयर पे एक आम बंदे की ज़िंदगी बहुत मिजरेबल हो जाती है। खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई छोटा सा हादसा होता है और उसको एक दिन भी व्हील चेयर पे गुजारना पड़े, दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि आपने कैसे मूव करना है, आप उठ नहीं सकते, अपनी जगह से हिल नहीं सकते, आपका कंट्रोल किसी और के हाथों में है। और अगर वो कुर्सी जिस पे आपने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारना है, अगर आपकी डिसेबिलिटी लॉन्ग टर्म है या आपको कई सालों तक व्हील चेयर पे रहना पड़ता है, तो फिर आपकी डिपेंडेंस भी बढ़ती है, साथ ही साथ आपकी मुश्किलात भी बढ़ती हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर आपकी दोनों टांगों की लंबाई में फ़र्क है, आपके पाँव के साइज़ में फ़र्क है, या आप बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं या बहुत ज़्यादा पतले नहीं हैं, तो आपकी जो व्हील चेयर है वो ऐसी होनी चाहिए जिस पे आप आराम से अपना वो मुश्किल वक्त काट सकें, आपकी तकलीफ़ में कुछ कमी हो सके। लेकिन अगर कमी नहीं हो पाएगी तो मुश्किलात बढ़ेंगी, तकलीफ़ बढ़ेगी और आपकी डिसेबिलिटी भी शायद हम उसमें इजाफा करेंगे। इसको यूँ भी समझ लेते हैं कि हम एक टर्म ज़रा डिसेबिलिटी यूज़ तो करते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं हम सब कहीं ना कहीं से डिसेबल हैं। भला कैसे? मैंने जाना हो फर्स्ट फ्लोर पे, सीढ़ी ना हो, मैं नहीं जा सकता, क्या मैं डिसेबल हूँ? ज़रा नीड्स है ना, आपकी अपनी अपनी एक नीड होती है, किसी भी काम को करने की एक नीड होती है। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई शख्स अगर बूढ़ा हो जाए या उसके घुटनों का कोई इशू हो, कुछ और इशू हो, तो आपकी कोशिश या तो ये होती है कि आप ग्राउंड फ्लोर पे रहें, या अगर आप घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एंड यू हैव एन एल्डरबडी विद यू, तो आपकी कोशिश होती है कि अच्छा छोटे बनाए जाए, उसके लिए चढ़ने के लिए आसानी। तो हम बेसिकली अपनी आसानी के चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं। व्हाई नॉट मॉडिफाइंग अ व्हील चेयर? ये कितना आसान है। और मॉडिफिकेशन ऑफ अ व्हील चेयर पर आज हम बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन अदवानी साहब। ही इज़ द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑपरेशंस ऑफ न्याज। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सर। इट्स सोशल एंटरप्राइज, कैसे इसका आगाज़ हुआ, कैसे ख्याल आया, कैसे यहाँ तक हम पहुँच पाए? अगर हम पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी की बात करें पाकिस्तान में, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से 30 मिलियन पीपल आर डिसेबल्ड in Pakistan. That is approximately 10% of the population. ठीक है? It's huge. It's a huge numbers. ठीक है?
जिसमें से मेजॉरिटी जो लोग हैं दैट इज़ ऑन द इंटीरियर साइड्स ऑफ पाकिस्तान, नॉट इन द मेजर सिटीज़ जहाँ पे आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। अगर आप लिस्ट की बात करें तो लाखों की लिस्ट जो है वो डीपीओज़ और डिसेबिलिटी एसोसिएशंस के पास रिक्वेस्ट की पड़ी हुई होती है कि यार हमें व्हीलचेयर्स चाहिए, हमें अपनी नीड्स पूरी करनी है, बट उन तक पहुंचने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। यू नो, हम अगर एनजीओज़ की बात करते हैं तो एनजीओ जो है वो क्राउड फंडिंग करता है। यू नो, इट्स फॉर एग्जांपल अगर हम 3 लोग बैठे, हमने 10 रुपए दिए, 30 रुपए जमा हुए, वो 30 लोगों में डिवाइड हो गए। सोशल एंटरप्राइज का मकसद ये होता है कि देने वाले को, लेने वाले को पता होगा कि किसने दिया है और कौन दे रहा है। यू नो, सो द आइडिया इज टू मेक अ प्लेटफॉर्म। So you connect people. We connect people. This is a platform to connect people ठीक है। with a proper transparency, because website पे आप जब जाएंगे तो पूरी verified एक list जो है वो available है। अच्छा, आप जो है वो verified list में से you pick a person, you pick a wheelchair and you order. Sir, if a person is not registered, उसके लिए क्या ऑप्शन है? रजिस्ट्रेशंस के लिए जो है वो हमारी जो डिसेबिलिटी एसोसिएशंस है उनके डीपीओज़ होते हैं हर सिटीज़ में, हर मोहल्ले में जो है वो उनके डीपीओज़ अवेलेबल है। वहाँ पर लोग जाकर जिनको नीड्स होती है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। Okay. और वहाँ से लिस्ट जो है वो हमें मौसूल होती है। कितने लोग रजिस्टर हैं इस वक्त आपके साथ? सर लाखों की लिस्ट है, अच्छा, लाखों की लिस्ट। क्योंकि ज़रा ये हम इसलिए भी जानना चाह रहे हैं कि वो लोग जो अभी तक इसी तलाश में या इसी इंतज़ार में, इस उम्मीद के साथ है कि व्हीलचेयर चाहिए उनको, तो वो न्याज पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर से तरीक़ेकार पूछ लेते हैं जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त कि वेबसाइट एग्जैक्टली बता दीजिएगा, तरीक़ेकार क्या है। वहाँ पर आने के बाद फिर हम पूछेंगे कि जिन्होंने देनी है, जिन्होंने सपोर्ट करना है, वो किस तरह से मुंसलिक होते हैं। जिन्होंने व्हीलचेयर्स लेनी है वो अपने एरिया के डीपीओज़ को कांटेक्ट करें, ठीक है, जो डिसेबल पर्सन्स एसोसिएशंस जो होती है उनको कांटेक्ट करके उन पे रजिस्टर करवाएं कि हमें व्हीलचेयर्स की ज़रूरत है। वो जो लिस्ट है वो हमारे पास वेरीफाई होकर आती मैं है। ये समझा नहीं, डीपीए डिसेबिलिटी जो एसोसिएशंस होती है हर एरियाज ये होती हैं हर एरिया में? हर एरियाज में होती है। यानी वो कोई भी हो सकती है, वो नहीं, आपसे लिंक होती है? नहीं सर, ये गवर्नमेंट की जो इदारा गवर्नमेंट है, की होती है, government अच्छा, ओके। की क्या जो- कोई डायरेक्टली वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है? वहाँ पे कोई फॉर्म, कोई ऐसी चीज़ के अगर कोई रजिस्टर नहीं करवा सका अपने आप को तो आपकी वेबसाइट पे कर सके? आई थिंक दिस इज़ अ गुड ऑब्जर्वेशन एंड वी कैन ऑलवेज ऐड इट। हम इस पे जो है वो हम इमीडिएटली जो है आज ही हम इस पे वर्किंग करते हैं, हम एक फॉर्म बना लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी आइडिया है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो लेने वाला है वो भी अपने आप को रजिस्टर कर लें और हम उसको एसोसिएशन को फॉरवर्ड कर दें। इसकी वजह ये कि इसमें वेरिफिकेशन जो होती है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई डिसेबिलिटी तो नज़र आ जाती है ना? हाँ, डिसेबिलिटी नज़र आ जाती है, बट जो डिज़र्विंग जो चीज़ें होती है वो उसको वेरीफाई करना बड़ा ज़रूरी होता है और वो हमारा डोमेन नहीं होता है, वो बेसिकली जो एसोसिएशंस होती है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि सर किसी भी इलाके में अगर कोई डिसेबल है और वो डिजर्विंग डिसेबल है, वो चाहता है कि वो न्याज के थ्रू उसको व्हीलचेयर मिले, तो डीपीए को बताएगा और डीपीए के थ्रू आपको बताया जाएगा। आपकी हमारे पास वहाँ से लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आ गई, लिस्ट आने के बाद जिस तरह आपने कहा लाखों लोगों की लिस्ट आपके पास है, वो लिस्ट वेबसाइट पे अवेलेबल भी है। अब इसके बाद जिसने सपोर्ट करना है वो उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, वो उस वेबसाइट को वो पिक करेगा, nyassupport.org पे जाएगा। वो पूरा प्रोसेस क्या होगा जिसमें उस बंदे ने कहा कि मुझे इस बंदे को, इस इलाके के इस बंदे को व्हीलचेयर पहुंचानी है, फिर पूरा प्रोसेस क्या है? आप जब देने वाला जो शख्स है वो वेबसाइट के ऊपर जाएगा nyassupport.org, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाकर वो एक लिस्ट उसके सामने जो है वो आ जाएगी ऑफ द डिजर्विंग डिसेबल पर्सन्स और वो वेरीफाइड लिस्ट होगी फ्रॉम द एसोसिएशन, डिसेबिलिटी एसोसिएशन, ठीक है। वहाँ से वो सेलेक्ट करेगा कि मुझे इस बच्चे को जो है वो या इस शख्स को जो है वो व्हीलचेयर देनी है। वहाँ से वो व्हीलचेयर का ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए हमारे पास जो है वो पेमेंट गेटवे जो है, ताकि इंटरनेशनल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। वो ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास, हम उस बच्चे की साइज़ के हिसाब से वो और डिसेबिलिटी नीड के हिसाब से वो व्हीलचेयर प्रिपेयर करेंगे और विद इन अ मंथ हम उनको जाकर डिलीवर करेंगे, ठीक है। जब हम डिलीवर करेंगे तो उस डिलीवरी की पूरी वीडियो शूट होगी जो कि गिफ्टर को भिजवाई जाएगी और सर आप डोनर होगा वो डिसाइड करेगा कि इस बंदे को मैं डोनेट करना चाहता हूँ, वो सिर्फ पैसे जमा करवाते और आप अपने तौर पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे ये नीडी बंदा है। हमने दोनों ऑप्शंस रखे हुए वेबसाइट पे, आइदर वो अपनी खुद सेलेक्ट कर सकते हैं और या फिर वो ये कह सकते हैं कि एनी एलिजिबल पर्सन को आप जो है ये व्हीलचेयर। लेकिन अब उसने सिलेक्ट कर लिया या सिलेक्ट नहीं भी किया
تو پہلے سے اسے معلوم ہے کہ اچھا اس نے کیا پیمنٹ کرنی ہے, یا ظاہر سلیکشن کے بعد آپ لوگ جائیں گے, آپ میجرمنٹس لیں گے, اس کی نیڈز کو دیکھتے ہوئے ویل چیئر ڈیزائن کروائیں گے, پھر وہ اس کی کاسٹ سامنے آئے گی, تو کاسٹ بعد میں بتائی جائے گی؟ نہیں جی, ہم نے ایک سٹینڈرڈ پرائز رکھ دی ہے, بیکاز اس کا اگر ہم ایک ورلڈ وائڈ پلیٹ فارم پہ جا رہے تو یو نو ٹو کانٹیکٹ, اب ایک بندہ زمبابوے سے ہمیں آرڈرز آ رہے, یو نو ہمیں جو ہے وہ دمام سے آرڈرز آ رہے, اب ہم تو ان کو نہیں جانتے, وہ تو ایک ایسا ہے کہ ایک اوورسیز پاکستانی ہے ہو وش ٹو پارٹیسپیٹ, وہ آرڈر پلیس کرتے ہیں, ہم نے ایک فکس پرائز رکھی ہوئی ہے اس کی, اور اس کے اندر ہم جب ڈیلیور کریں گے تو گفٹ جو ہوگا اس کو ویڈیو بھی بھجوائی جائے گی, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ویل چیئر اس شخص کو ڈیلیور ہو گئی ہے. اور اس کے بعد سسٹینیبلٹی, جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ہم دینے کے بعد ہمارا ٹریک نہیں ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کس طرح سے ٹرانسفارم ہوئی. تو آفٹر اے کوارٹر, 3 مہینے کے بعد اس کی امپیکٹ رپورٹ جنریٹ ہوگی اور گفٹر کو بھجوائی جائے گی کہ آپ کے گفٹ سے کس طرح سے اس بچے کی زندگی ٹرانسفارم ہوئی. ونڈرفل. سر 2 باتیں بتائیے گا, ایک تو یہ کہ آپ کی جو ٹیم یہ کسٹمائزڈ ویل چیئرز بناتی ہے ان کے بارے میں شیئر کریں کہ کیا اس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہوتے ہیں جو ان کی نیڈس کو مد نظر رکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس ڈیزائن میں یہ موڈیفیکیشن کی جائے, اور دوسری بات یہ کہ ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا کیا ہے. دیکھیں نیڈی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ تھوڑا سا ویریفائی کرنا پڑتا ہے, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے جس کا مجھے لگا کہ یہاں پہ اظہار کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ڈسیبل ہے, کسی کی زندگی میں کوئی معذوری ہے, تو وہ میرا خیال ہے اس پہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اگر ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی, اس کی زندگی آسان ہو سکتی ہے. اگر وہ اپنے پیسوں سے خرید سکتا ہوگا تو وہ میرا نہیں خیال کہ ڈیفینیٹلی 100% آئی ایگری وتھ یو. دیکھیں ایک کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسے ڈومینز ہوتے ہیں جس میں ہم ڈائریکٹلی انٹر نہیں ہو سکتے, یو نو, بیکاز اگر آپ سندھ کی بات کریں یا آپ پنجاب کی بات کریں تو ہم ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے, چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں جہاں پر یہ کیسز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ڈسیبلٹی ایسوسیشنز نے اپنے ڈی پی اوز تیار کیے ہر جگہ, تاکہ جن کو اپنی ضرورت ہے وہ وہاں پہ رجسٹر ہو, اور پھر وہاں سے وہ لسٹ ویریفائی کرے, ان کا ایک اپنا پروسیس ہے, اور پھر ہمارے پاس ہے. یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ بیسکلی گفٹر کو کنیکٹ کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں آپ. اب چونکہ آپ نے کہا کاسٹ آپ لوگوں نے ظاہر طے کی ہوئی ہے, اسی کاسٹ میں ایک ماڈیفائڈ ویل چیئر بنتی ہے, تو کیا وہ ویل چیئر مینول ہوتی ہے یا کہ الیکٹرانک ہوتی ہے, اور دوسرے کی کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ اٹ ڈیپینڈز آن دا ڈسیبلٹی نیڈ آف اے پرسن. ٹھیک ہے, اگر دونوں کا آٹومیٹک کی ضرورت ہے یا اس کو جو ہے وہ مینول کی ضرورت ہے. بیسکلی میں آپ کو تھوڑا سا کسٹمائز ویل چیئر کا مقصد بتاؤں. جی. کسٹمائز ویل چیئر پہ جب ایک بچہ یا کوئی شخص بیٹھتا ہے تو اس کی جو لنگز ہے وہ پراپرلی ایک پوسچر مینجمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ پراپر ہوتی ہے, ورنہ یوں جھکیں گے تو پریس ہوں گے. اگر آرگنز پریس ہوں گے تو اس کو ڈفرنٹ ڈیزیزز جو ہے وہ پیدا ہوگی, پلس اس کا بیک اور اس کی جو باڈی کا جو اسٹرکچر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے. 18 گھنٹے تقریباً 18 گھنٹے بیٹھنا ہوتا ہے. بٹ یہاں پر ہمارے پاس ایز سچ اس کی اویئرنیس نہیں تھی. ایشو جو ہے نا وہ ہے اویئرنیس کا. آپ نے ایک بڑی اچھی بات شروع میں کہی کہ ہم سب ڈسیبل ہیں. ہم سب ڈسیبل, ٹھیک ہے, بالکل ہے, ہم سب ڈسیبل ہے. کوئی احساس سے ڈسیبل ہے, کوئی پیار سے ڈسیبل ہے, کوئی پیسوں سے ڈسیبل ہے, کوئی جسم سے ڈسیبل ہے. ایوری ون از ڈسیبل, یو نو. بٹ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے جو اس ڈسیبلٹی کو ختم کر سکے, یو نو. ہمارے پاس جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت ہم صرف کام کر رہے ہیں اویئرنیس پہ. اوکے, وی آر گیٹنگ گڈ ول امبیسڈرز آن بورڈ تاکہ وہ اس چیز کی اویئرنیس کریٹ کر سکے دیٹ ہاؤ important this customized wheelchair is. Not just a wheelchair, a customized wheelchair. ہم جب ایک جوتے لینے جاتے ہیں ہم 1 گھنٹہ لگاتے ہیں ہم ڈفرینٹ شوز ٹرائی کرتے ہیں, اور صرف یہ دیکھنے کے لیے کمفرٹ کیا ہے. ہم اس بچے سے نہیں پوچھتے کہ تم بیٹھ تو گئے ہو ویل چیئر پہ, آر یو کمفرٹیبل وتھ اٹ, ہم نہیں پوچھتے. اور سر اس یہ جو آپ کا ادارہ کسٹمائز ویل چیئرز بناتا ہے اس کے لیے ایج لمٹ بھی ہوتی ہے کیا؟ نہیں جی, ہم نے کوئی بھی ایج لمٹ نہیں لکھی ہے, بیکاز ایز یو سیڈ کہ ڈسیبل پرسن یو نو اس کی تو نیڈ ہے. بچے کو اسکول جانا ہوتا ہے, جو 30s میں ہوتا ہے اس کو آفس جانا ہوتا ہے, یو نو. تو سب کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہم نے جو 2 سال پائلٹ پروجیکٹ رن کیا اس میں ہم نے زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھی ہیں. سر ابھی تک کتنی ویل چیئرز دے چکے ہیں آپ؟ 176 ابھی تک ہم نے پائلٹ پروجیکٹس پہ. ہاں 2 ایئرز میں ہم نے اپنے پائلٹ پروجیکٹ بیسکلی یہ تھا کہ ہم ایک 7-8 لوگوں کا ایک نیٹ ورک تھا جو اس طرح سے سپورٹ کر رہے تھے. بٹ جب ہم نے ریزلٹس دیکھنا شروع کی
تو ہم نے کہا کہ لیٹس گو وائڈر، یہ ہر انسان کو اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی، گفٹ وتھ اے پرپس. یس، ٹھیک ہے، میننگ فل گفٹ. ابھی ہمیں ایک آرڈر آیا جس میں اس کی امی کا برتھ ڈے ہے 2 مہینے کے بعد، تو اس نے کہا کہ میں اپنی امی کو یہ گفٹ دوں گا کہ میں کسی بچے کو ویل چیئر دوں گا، اور اس ویل چیئر پہ ہم نام انگریو کرتے ہیں کہ گفٹر کا نام کیا ہے، کس نے دی ہوئی ہے، if anyone wishes to do it. تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو ہے یہ اس کی ویڈیو ہمیں جب بھجوائیں گے تو میں اپنی امی کو برتھ ڈے پہ یہ گفٹ دوں گا کہ میں نے کسی کی زندگی آپ کے نام سے کیا بات ہے، تبدیل کر دی. سو یہ اویئرنیس ہے جو لانا بڑا ضروری ہے. آپ نے مینوفیکچرنگ کی بات کی. سکورا جاپان ایک ریناؤنڈ کسٹمائز ویل چیئر کا ادارہ ہے. وہاں کے سرٹیفائڈ انجینئرز ہمارے پینل کے اوپر ہیں جو اس کی پراپر جو ہے وہ ڈیزائن کرتے اور یہ ویل چیئرز بناتے. اور 70% آف آر امپلائیز آر ڈسیبلڈ. اوکے، ہم نے جو امپلائمنٹ دی ہے وہ بھی ڈسیبل پرسنس کو دی ہے تاکہ جو خود ڈسیبل ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی نیڈ کیا ہے. اور یہ بات میں یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ میں شعیب آپ سے بھی ذکر کیا ہوگا کہ ایک بار میرا ایکسیڈنٹ ہوا، مجھے صرف کچھ عرصہ ویل چیئر پہ گزارنا پڑا، اینڈ دیٹ واز ریئلی پینفل. وہ اتنا پیس تھا کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں یہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا اس سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، لیکن وہ محرومی کس قدر تکلیف دہ ہے یہ آپ تب تک نہیں سمجھتے جب تک آپ اس سے گزرتے نہیں ہیں. اور یہ سمجھنے کے لیے سلمہ ایک ایکسپیریمنٹ میں نے کیا تھا. ایک دفعہ میں کراچی کی سڑکوں پر ویل چیئر پہ نکلا تھا، بہت سی روڈز کراس نہیں کر پایا تھا، بہت سی بلڈنگز میں داخل نہیں ہو پایا تھا، یہ سمجھانے کے لیے کہ جب آپ ویل چیئر پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کیا نیڈز ہوتے ہیں. ریمپس ہی نہیں تھے، تو ریمپس کا ہونا، ایکسیسیبل بلڈنگز کا ہونا، کہیں پہنچنے کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ بھی بڑا اہم ہے. ایک تو ماڈیفائڈ ویل چیئر، اور ایک پھر اس شخص کے لیے ہر جگہ پر پہنچنے کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور بڑی پھر اچھی بات ہے اگر کسی کی کوئی معذوری ہے اور اس کے پاس ویل چیئر نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، کسی وجہ سے نہیں خرید سکا، تو اس سے بھی زیادہ پینفل سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ بہت سی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ ویل چیئر اویلیبل ہی نہیں ہوتی. کسٹمائزڈ ویل چیئر ہوگی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہو تو صحیح. یہ فیسلٹی ہونا بڑا ضروری ہے جو کہ نہیں ہوتی. اور یہ سب سے اچھی بات سر آپ نے کی کہ وہ لوگ جو امپلائڈ ہیں وہ خود بھی ڈسیبل ہے تاکہ ان کو روزگار بھی ملے، روزگار بھی مل رہا ہے، دوسروں کے لیے احساس بھی پیدا ہو رہا ہے، اور ایک اچھا اویئرنیس کا طریقہ بھی، یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ آپ پیسوں سے نہیں خرید سکتے. آپ کوئی نیکی کا کام کریں تاکہ آپ کو ساری زندگی دعائیں ملیں. آپ اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں جیسے آپ اپنے ماں باپ کے نام پہ حج کرتے ہیں، جیسے اپنے پیاروں کے چلے جانے کے بعد عمرے کرتے ہیں ان کے نام. اگر اس طرح کے نیکی کے کام ان کے جانے کے بعد یا ایون ان کی زندگی میں بھی کریں تو یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیشہ ملتا ہے. اور اب تو سلمہ اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ آج سے 4 سال پہلے کراچی ہی میں ایک ایسے اسٹوڈنٹ مجھے ملا جس نے ایک ایسی ویل چیئر ڈیزائن کی تھی کہ وہ ایک ہیئر بینڈ کائنڈ آف تھنگ ویئر کرتا ہے بندہ، اور آپ صرف سوچتے ہیں کہ مجھے ویل چیئر سامنے لے کر جانی ہے، رائٹ لے کر جانی ہے، لیفٹ لے کر جانی ہے، اور سوچ سے وہ سگنل کریٹ ہوتا ہے، اس سے ویل چیئر موو کرتی ہے. اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ اور وہ تو مہنگی بھی بہت ہوگی نا. بٹ دیکھیں اگر کسی کی نیڈ ہے ایسی ویل چیئر تو دے آر ورکنگ آن دس کہ ماڈیفیکیشن آف ویل چیئر. بہت شکریہ ساتھ موجود تھے آن دس ٹاپک کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں لوگوں کی جو ڈسیبلٹی ہے اس کو مینیج کرنا سکھانا ہے. سکھانا ان کو نہیں، سکھانا اپنے آپ کو ہے. کیسے اس انوائرمنٹ کو ان کے لیے ہم نے فرینڈلی بنانا ہے، ان کے لیے آسان بنانا ہے، ان کے لیے کہیں پہنچنا جانا آسان کرنا ہے، بیٹھنا آسان کرنا ہے. جو 18 گھنٹے اس میں سہولت لے کر آنی ہے کہ یہ نہیں گدی یہاں پھنسا دی اور ایک تکیہ پیچھے رکھ دیا اور وہ بیٹھا ہوا ہے. نو، ضرور پوچھیں ویل چیئر دینے کے بعد کہ آر یو کمفرٹیبل. اگر وہ کہتا ہے ہاں تو اس سے بڑی، اس سے پیاری، اس سے خوبصورت بات، اس سے پیارا لمحہ ہو نہیں سکتا کہ جب آپ نے اس کے لیے کام کیا، اس کو ایسا تحفہ دیا. تو ضرور دیجیے ایسا تحفہ. ویب سائٹ دوبارہ مینشن کروں گا، niaz-sports.org. یہاں پر جا کر آپ وہ لسٹ دیکھ سکتے ہیں. پک گائے جس کو آپ یہ کسٹمائزڈ ویل چیئر پہنچانا چاہتے ہیں، اور پھر نیاز سوشل انٹرپرائز یہ ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرتا ہے اور آپ کو کنیکٹ کرتا ہے اس سے، اور وہ جب ویڈیو آئے گی اس کی خوشی ہی الگ ہوگی. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، نیوز بریک، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اگلے موضوع پر بڑھنے سے پہلے ایک سوال کرتے ہیں. سلما, ونسٹن چرچل, اسٹیو جابس, ٹام کروز, اورلینڈو بلوم, لیونارڈو ڈی وینچی, سلویسٹر اسٹیلون, ایسے بہت سے اور نام, بڑے نام, ان میں کامن کیا تھا؟ میری طرح سپیلنگ مسٹیک کرتے تھے جو میں کرتی ہوں. اچھا, ہو بھی سکتا ہے اسپیلنگ مسٹیک, ہو بھی سکتا ہے کوئی اور مسٹیک. آج ہم جو بات کرنے والے ہیں نا وہ اس چھوٹی سی ایک غلطی سے متعلق کرنے والے ہیں. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم بھی جب چھوٹے تھے اپنی ہی کلاس میں دیکھتے تھے کوئی بچہ اگر نوٹس لے رہا ہے تو اسے ڈیفیکلٹی, ایون مجھے نوٹس لیتے ہوئے ڈیفیکلٹی ہوتی تھی کہ ٹیچر بول رہی ہیں تو میں بہت تیزی سے لکھ نہیں پاتا تھا. کچھ بچوں کے ساتھ سلمہ ایسے ہوتا ہے کہ بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ جو لکھا ہوتا ہے وہ چاہے نمبرز ہوں یا لیٹرز ہوں وہ سم ٹائمز نہیں سمجھ پاتے, لیکن 1-2 منٹ اگر لگیں دوبارہ سے بتایا جائے تو وہ فوراً سے پک کر لیتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے, تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. لیکن ایسے معاملے میں ہوتا کیا تھا, اگر بچے نے نہیں سنا یا بچے نے نہیں سمجھا یا نہیں پک کیا, نہیں لکھا, نہیں بتایا, تو اس کے بعد بلنگ ہوتی تھی. ہم نے دیکھا مار پیٹ ہوتی رہی ہے, پیرنٹس بھی کرتے رہے ہیں, استاد بھی کرتا ہے کہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی اس کو, اور دوسرے بچے پھر اس پہ. اب دیکھیں ہر بچے کا لرننگ پروسیس ایک دوسرے سے مختلف. اچھا, پھر ہم ایک اور غلطی کرتے ہیں, ہم بچوں کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. ہر بچے کا جو لرننگ ایبلٹی ہے وہ دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسرے سے کسی طرح بھی کم ہے, دوسرے سے کسی طرح بھی پیچھے ہے. آپ کا لرننگ پروسیس ہمیشہ چلتا رہتا ہے, اور ہم سب کے بچپن میں کہیں نہ کہیں پہ یہ بات رہ جاتی ہے کہ ہمیں ایک چیز ایک سے زیادہ بار سننی پڑتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو یاد کرنے کے لیے, اس کو پوچھنے کے لیے. یہ ایک عارضی مشکل ہے, یہ کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اٹس جسٹ اے ڈیفیکلٹی آف لرننگ جس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, اپنے معاشرے کو ٹرین کرنے کی, اور اویئرنیس سب سے امپورٹنٹ بات. اویئرنیس, اور یہ بڑا اچھا آپ نے کہا سلمہ, اور اس لیے بھی آج ہم اس پر بات کریں چونکہ ڈسلیکسیا جو آج کا ہمارا موضوع ہے, اس پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی چونکہ ایک بل پیش کیا گیا اور بل کو منظور کیا گیا. تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ بچوں کی پڑھائی میں جو مشکل ہے اس کو دور کرنے کے لیے انقلابی سٹیپ جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے, اور اس کا نام ہے ڈسلیکسیا خصوصی اقدامات ایکٹ 2022. اور آپ کو پتہ ہے شعیب کہ اس سے پہلے آپ کو یا مجھے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے, ڈسلیکسیا کیا ہوتا ہے, اس کے اندر کون کون سی چیزیں فال کرتی ہیں, کون سی ڈیفیکلٹیز ہیں جو ڈسلیکسیا جو بچے سے گزر رہے ہیں ان کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے. یعنی ڈسلیکسک بچوں کی اگر ہم بات کریں تو آپ یہ سوچئے کہ کلاس میں اگر 100 بچے ہیں تو تقریباً 20 بچے ایسے ہوں گے جو ڈسلیکسک ہوں گے, یعنی ہر 5 میں سے ایک بچہ ڈسلیکسک ہوتا ہے. یعنی ہمارا ہم نے جو ریسرچ کی اس میں ریشو یہ سامنے آتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت 20% بچے ایسے ہیں جن کو یہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اور یہ کتنا اچھا آپ نے ایک ٹرم یوز کی سلمہ, یہ عارضی ہے, ٹیمپرری ہے, اور یہ کیسے ٹھیک ہوتی ہے آج ہم اس پر بات بھی کریں گے, اور اس بل سے متعلق بات کریں گے کیسے اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا جو بل منظور کیا گیا ہے, اور کس طرح سے استاد کو ٹریننگ دی جائے گی, کس طرح سے جو ہم دیکھتے ہیں نا بلنگ ہوتی رہی ہے, مار کٹائی ہوتی رہی ہے, بچوں کو زدہ کوب کیا جاتا رہا ہے, مینٹل ٹارچر کیا جاتا رہا ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے. اور وہ شخصیت ہمیں جوائن کریں جنہوں نے اس پر نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ ان کی وجہ سے ہی یہ بل منظور ہوا. وی ہیو ود اس زیب جعفر صاحبہ, پارلیمانی سیکرٹری ہیں منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ اسلام آباد. ویلکم کرتے ہیں شو میں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس سے پہلے کہ شعیب آپ بل پہ بات کریں, پارلیمانی سیکرٹری صاحبہ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, کیونکہ آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے اس بل کے حوالے سے اور ہم سب کے اویئرنیس کے لیے, دیٹ از ونڈرفل, دیٹ از ریمارکیبل. اور یہ بالکل, اور وائی آئی سیڈ کہ سب سے مناسب شخصیت زیب صاحبہ ہیں بات کرنے کے لیے, چونکہ خود انہوں نے اس چیز سے مقابلہ کیا. جس طرح سے وہ مقابلہ کر چکی ہیں, کوئی اور میں کہوں گا کہ وہ اس طرح کے چیلنج نہ فیس کرنا پڑے, اسے کسی کو چیلنج فیس نہ کرنا پڑے. آج ہم اس کی بات کریں گے, دیٹ از دا ریزن وی آر ہیئر ٹو ڈسکس دس. سب سے پہلے زیب صاحب ہم ضرور چاہتے ہیں کہ جو ناظرین, ظاہر ہمیں بھی نہیں پتا, بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ڈسلیکسیا کیا ہے, کیونکہ ذرا آپ نے اس پر بہت کام کیا, آپ کام کر رہی ہیں اویئرنیس سے لے کے بل تک, اگر آسانی سے سمجھا سکیں گے واٹ از ڈسلیکسیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ڈسلیکسیا کے لیے ایک آواز اٹھا رہے ہیں اور ان ناظرین تک پہنچا رہے ہیں اور ان پیرنٹس اور ٹیچرز تک جن کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. دیکھیں ڈسلیکسیا جب سے تعلیمی شعبہ شروع ہے تب سے ہے, ہمیشہ سے تھا, بٹ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن تھوڑی لیٹ ہوئی. باقی دنیا میں تو ہے لیکن پاکستان میں اس کا شعور نہیں. ڈسلیکسیا اٹس بیسکلی انہیریٹڈ, یہ آپ کے بائی جینیٹکس ہوتا ہے, انٹر میریجز کی وجہ سے ہو سکتا ہے, یا پیرنٹس میں سے کسی ایک کو ہو سکتا ہے, یا آن برتھ آپ کے اگر تھوڑا سا آکسیجن کی کمی ہوئی
تو اس سے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. بٹ اٹ از ناٹ اے ڈسیبلٹی, اٹس اے ڈیفیکلٹی. کیونکہ جب اس کو میں نے انٹروڈیوس کیا اور جب میں نے اپنا اس کو اڈاپٹ کیا, سو پیپل جسٹ تھاٹ کہ جب آپ یہ ٹرم یوز کرتے تھے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی تھی کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, کیونکہ دے ور ناٹ اویئر. اچھا, اب اس پہ کام میں نے ایز این میں نے شروع کیا when I was in the opposition and it started about COVID days میں جی. اینڈ بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا بہت پہلے ایک مووی آئی تھی تو لوگ اکثر افیلیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو تھوڑا سا اس سے کانسیپٹ ہوا تھا, بٹ ریلیٹ کیا تھا, لیکن اس کو پھر وہیں پہ ایک سٹوری کی طرح ختم کر دیا گیا. تو جب میں نے اس کو ٹیک اپ کیا, آئی واز ویری لکی کہ ایک کاز تھا جس میں کام کرنا چاہتی تھی اور جس کی آؤٹ کمز, ویکنیسز جو بھی تھا, مجھے آئی واز اویئر آف اٹ. تو مجھے ایک بہت اچھی ٹیم ملی. I met Team Ideas. Ma'am Iram Mumtaz was leading it. She was a single person voicing it in Islamabad, in North ke region mein. So, and then I went to different schools. And I started with my girls' school, jo mere bachchiyon ka school. So I wanted to, interact with the teachers and all, کہ ان کے ہاں بھی یہ problems ہیں کہ نہیں ہیں. تو اصل میں اس چیز کو ہر کوئی لک ڈاؤن اپون کرتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر پڑھے لکھے ماں باپ ہیں تو وہ اس کو اونرشپ نہیں دیتے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے دوسرے کلاس کے بچوں سے اس کو الگ نہ کر دیا جائے, تو وہ اس کو اون نہیں کرنا چاہتے ہیں. اسکول جو ہیں وہ اونرشپ نہیں دیتے, وہ سب چاہتے ہیں کہ سارے اے گریڈ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئیں اور ہمارے اسکول کا نام بنے کہ جی ہمارے پاس کرنا شروع کر دیں, اور بچہ جو ہے او اے لیول کے ہمارے ریزلٹس اچھے آئیں, یا ایف ڈی مطلب کوئی بھی ادارہ ہو, سرکاری ہو غیر سرکاری ہو, اپنے ریزلٹ کے لیے آپ ایک نسل کو تباہ کر رہے ہیں. جی. اور کیونکہ دیکھیں نا, اب تعلیم نہیں رہی, اب استاد نہیں رہا, اس بیکم مطلب پہلے بزنس بن گیا, اور پہلے تو بڑا نوبل پروفیشن تھا نا, تو اب کیا بن گیا ہے, اب جس کے پاس کوئی کام نہیں, چلو ٹیچر بن جاؤ, کوئی کام نہیں, چلو کاروبار کے لیے اسکول کھول لو. سو وین یور کانسیپٹ از ڈفرینٹ, آپ کا اگر پیسہ ہی کمانا ہے تو آپ کے پاس وہ ڈیڈیکیشن نہیں آ سکتی. ہم لوگ لکی تھے, ہم لوگ اگر مطلب میں اگر کانوینٹ اسکول میں پڑھی, آئی ہیڈ مشنریز جنہوں نے زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی, ان کا کوئی لالچ نہیں تھا لائف میں, انہوں نے جو فوکس دیا, جو ٹینشن دی, آئی تھنک آئی واز ویری لکی. اسی اسکول سے بے نظیر بھٹو پڑھی, آبدہ حسین پڑھی, سو یو ون آف دوز لکی گرلس. بٹ کیا از ایوری بڈی لکی ان پاکستان؟ ناؤ دیٹ از دا ریزن آئی وانٹڈ ٹو ریچ آؤٹ اینڈ بی دا وائس ٹو آل دوز چلڈرن. مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں بچوں کو دیکھتی ہوں, دے سو اسٹرکٹ, پیرنٹس کے بیچ میں ڈنڈا کھا کے اسکول پہنچتے ہیں, اور ایک سہمے ہوئے بچہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے, کوشش کرے گا میں بیک بینچر بن جاؤں کہ مجھے ٹیچر سوال نہ پٹ کرے, میں کلاس میں امبیرسمنٹ نہ ہو. پیئر پریشر ہوتا ہے. اب ڈسکلیکسیا کے بارے میں جب کسی کو پتہ نہیں تھا تو ان کو بتانا, ان کو ریلیٹ کرانا وہ بڑا مشکل ہو رہا تھا. سب سے پہلے تو ٹیچرز کی اویئرنیس نہیں تھی, اسکولس میں نہیں اویئرنیس تھی, اور یہ میں کسی کو بلیم نہیں کروں گی بیکاز یہ پورے معاشرے میں کسی کو نہیں پتا. اور اس کا یہ ہوا کہ اس کا نقصان کون اٹھا رہا ہے؟ وہ بچہ. اچھا, پھر بچہ تو نہیں ہمیشہ رہے گا, کل کو وہ بڑا بھی تو بنے گا. پھر جب آپ بالکل, اچھا پھر آپ دیکھیں نا دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, ہم لوگ جس آج کل فوکس کر رہے ہیں کہ ڈراپ آؤٹ ریٹس کو ختم کریں, اسکولوں میں بچے واپس آئیں, ہم بریک اینڈ مارٹر دے رہے ہیں, بکس دے رہے ہیں, روٹ کوز کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ بچہ اسکول سے نکلا کیوں. پہلے دیکھیں نا پنشمنٹ ہوتی تھی, ٹیچر مارتے تھے, اس پہ بل آ گیا کہ اب the teachers are not allowed to hit the students anymore. لیکن اس کے علاوہ بھی تو ہے, why what problems is that child facing. دیہاتوں میں ماں باپ پڑھے لکھے نہیں, باپ نے بھیجا, بچے نے نہیں پڑھا, باپ نے کہا چھوڑو نوکری کر لو, گھر میں 2 پیسے کما کے لے کے آؤ گے. اچھا, شہروں میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح فیس جا رہی ہے اسکول رکھ رہا ہے, جب او اے لیول کے وقت آیا تو وہ اسکول کہتا ہے جی آپ کا بچہ تو اچھا پرفارم ہی نہیں کر رہا, ویک ہے, تو ہم اس کا ایڈمیشن آکسفورڈ یا کیمبرج کہیں نہیں بھیج سکتے, تو لہٰذا بچے کو لے جائیں. اب وہ ماں باپ کیا کریں جنہوں نے اتنے سال لگائے, اور پھر وہ بچہ جو اپنے کلاس کے ساتھ چلتا آ رہا ہے, جس نے وہ پڑھا ہے, اس کے دل پہ کیا گزرے گی. ایگزیکٹلی. تو مطلب یہ کیا ہے, کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے, کوئی ڈیفیکلٹ, مطلب ایک چھوٹی سی کمزوری کو آپ نے اس بندے کی پوری شخصیت بدل دی. اور کیا ہم سب کیا پرفیکٹ پیدا ہوں؟ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اتنی کامن سی ویکنس آپ یہ دیکھیں کہ آپ خود اپنے آپ پہ رکھ کے سوچیں, کسی کو پانی سے ڈر لگتا ہے, کسی کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے, کسی کو کسی اور چیز کا فیئر ہوتا ہے, کسی کو تنہائی کا فیئر ہوتا ہے, کسی کو لوگوں کا فیئر ہوتا ہے. تو یہ بالکل ایک ایسی چھوٹی سی ڈیفیکلٹی ہے, وہ بھی ایسے کہ اگر توجہ دی جائے, ریپیٹ کرایا جائے تو حل ہو جاتی ہے. حل ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی. زید جعفر صاحبہ, ابھی آپ اپنی بات بھی کمپلیٹ کیجیے گا, ساتھ ہی بھی فرمائیے گا کہ ٹیچرز کی ٹریننگ اب اس بل کے تحت اس پہ فوکس کیا جائے گا, اس ٹریننگ میں کیا کیا شامل ہوگا؟ اچھا, جہاں سے میں نے بات شروع کی کہ ایز این ایم این اے اپوزیشن سے آئی اسٹارٹیڈ, پھر اس کا میں نے وائس آؤٹ کیا, ہم نے منسٹری میں بات کی, تو اس کو ایک کمیٹی میں تشکیل دے دیا گیا,
अब कमेटियां तो नहीं काम ऐसे करेंगी, फिर अल्लाह नाज़रीन, यहाँ पर आपको आगाह करते चलें, आपके लिए चलेंगे क्राइस्ट चर्च, जहाँ है हमारे बॉलर्स ने जिस जबरदस्त तरीके से कंडीशंस का फायदा उठाया और होम टीम को उसकी अपनी ही कंडीशन कोई विकेट हासिल नहीं कर सके, जबकि शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने आज एक एक विकेट हासिल किया और 164 रन का हदफ मिला पाकिस्तान को। आसान लग रहा था पाकिस्तान के लिए और हमारे ओपनर्स भी इसी जो है वो काबिल थे कि वो बना सकते थे इस रन को, लेकिन आज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो थे वो आज बड़ी पार्टनरशिप ना कर सके, सिर्फ उनको पाकिस्तान की जानिब कर दिया और उन्होंने 15 गेंदों पर 31 रन बनाए, जिनमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उसके बाद मोहम्मद नवाज जिनको हम देख रहे हैं कि वो एशिया कप से जो है वो पाकिस्तान के लिए टॉप ऑर्डर पे आकर बैटिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान को उन्होंने जो है वो मैचेस जितवाए। आज भी उन्होंने बहुत ही एक की रोल प्ले किया पाकिस्तान की जीत में और जब चौथे नंबर पर वो आए वो हैदर अली के बाद तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो हदफ का ताकुब था वो आसान बनाया और पाकिस्तान ने जो है वो ट्राई नेशन सीरीज जीत की है, जो कि एक बहुत ही बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया आसिशान क़यूम। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। अल्लाह ताला को हमारी नीयत पसंद थी, तो जब हुकूमत आई तो somehow education came to me. तो I think the first thing I took up was inclusive education and dyslexia. क्योंकि मैं I believe कि हम अगर अपना रोल अदा कर जाएं किसी भी एक शोबे में, एक चीज़ को आइडेंटिफाई करके अगर इसी को मैं अचीव कर लूँ तो आई थिंक मैं I'll sleep in peace. और ज़ेब जाफर साहिबा, आपने अपनी बच्चियों के स्कूल से आपने कहा कि स्टार्ट लिया, एक माँ से ज़्यादा कौन समझ सकता है कि उसके बच्चे किस मुश्किल को फेस कर सकते हैं अगर उनको एक चीज़ एक से ज़्यादा बार पूछना पड़ रही है। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। बच्चा 10 बार पूछता है, आपको उसको 10 बार बताना चाहिए। वो एट दी एंड जब सीख लेगा तो आपके माशरे को सर्व करेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब हमने इस वक्त क्या किया, देखिए डिस्लेक्सिया में क्या क्या है, क्योंकि जिन बच्चों को माँ बाप को नहीं पता, डिस्लेक्सिया में आपकी रीडिंग डिफिकल्टी होती है और वो शुरू से हो सकती है किसी भी क्लास से। फिर इसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये बड़ी चीज़ नहीं है, वो किसी से भी हो सकती है। मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा होती है बिल्कुल। अब स्पेलिंग मिस्टेक्स पे अच्छा, फिर हम लोग क्योंकि हर कोई डॉक्टर और हर कोई साइंसदान और हर कोई, हम लोगों ने पैरामीटर सेट कर दिए कि 89% कम आया तो हमारा बच्चा जो अच्छी बात नहीं है। तो ये जो दो चीज़ें, रीडिंग और राइटिंग में स्पेलिंग एरर्स, अब इसके ऊपर जो है हम बच्चों को बहुत स्ट्रिक्टनेस शो करते हैं। तो दिस इज साइंस ऑफ डिस्लेक्सिक चिल्ड्रन। अब हमने क्योंकि इस चीज़ को देखें, आज मैं हुकूमत में हूँ, कल नहीं होंगी, इसको ओनरशिप तो हमने देनी है। तो इस वजह से इसके लिए हमने सबसे पहले कानून साजी की। अब क्योंकि अब इस कानून का हिस्सा बन गए, सो कम व्हाट में इसको अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इस्लामाबाद की हद तक है ये अभी नहीं, अभी तो हमने क्योंकि जो फेडरल का है जी, बट इसमें हम वी आर गोइंग टू रीच आउट टू ऑल द प्रोविंसेस। लेकिन हम वफाक में इसका इतलाक वफाक का हो गया है और हम जितने हैं, और इसके बाद हमने सबको अडॉप्ट करवाना है क्योंकि ये कॉज है, इट इज बियॉन्ड पार्टी लाइन। कि आप अपने कौम की, अपने बच्चों की सियासत नहीं है, इसमें खिदमत है, इसमें खिदमत है। तो इसमें हम लोगों ने फिलफौरी तौर पे 3 स्कूल्स लिए मिनिस्ट्री में। ऑनरेबल मिनिस्टर राना तनवीर साहब वाज वेरी सपोर्टिव। वहाँ की जो जितनी टीम थी दे वर वेरी सपोर्टिव। जितने भी हमारे नीचे मिनिस्ट्री के अदारे हैं दे ऑल अडॉप्टेड, उन सब ने पार्टिसिपेट किया। हमारी कमेटी बनी, हमने 3 पायलट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिसमें एक प्राइवेट स्कूल है, एक गवर्नमेंट स्कूल है और एक बेका स्कूल है। वो जो बिल्कुल ही लो इनकम बेस्ड स्कूल्स होते हैं, सोशल स्कूल्स होते हैं जो 1 क्लासरूम बेस्ड होते हैं। तो हमारा ये दिल था कि हमारे पास जब स्टडी है तो तीनों वो जो क्राइटेरिया में से आए ताकि हम एग्जैक्टली इवैल्यूएट करें कि कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स 20 to 21% बच्चे क्लास में होते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो हमने उसके ऊपर अब काम करना है क्योंकि वॉर फुटिंग पे काम होना है, क्योंकि इस पे काम कभी नहीं हुआ। टीचर ट्रेनिंग में मॉड्यूल होगा, वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। कोर्स में जब बच्चों को आप स्कूलों में लेंगे
تو اس میں ہی آپ کو وہاں پہ ہم آپ کو ایک فارمیٹ دیں گے, ایک پیپر دیں گے جس پہ کویسچنز پوچھے جائیں گے, جس سے اسیسمنٹ ہوگی اور جس سے پتہ چلے گا کہ اس بچے میں ہے سمٹمز کہ نہیں ہے. جتنا ارلی ڈائگنوز ہوتا ہے اتنا جلدی اس پہ آپ اس کو لک آفٹر کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس بل کے منظور ہونے کے بعد 120 ڈیز کے اندر متعلقہ رولز بنانے ہیں. اب وہ رولز کیا ہوں گے, کچھ اگر اس بارے میں آپ تھوڑا سا شیئر کر سکیں. جی, جیسے میں نے بتایا کہ بل تو ہم نے پیش کیا, بٹ وی ہیو آلریڈی اسٹارٹڈ ورکنگ. ہم نے منتھ بیک پہلے ہی جس دن میں نے آفس ریزیوم کی, ہو چکا ہوا ہے, اس میں ہم کام کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں, بلکہ ہم انٹرنیشنلی جس طرح پوری دنیا میں یہ اڈاپٹ ہے اور یہ مطلب آلریڈی فالو کر رہے ہیں, اور وہ نارمل اسکول سسٹم میں اس کے لیے کوئی اسپیشل کلاسز انکلوسیونیس کے اندر. اچھا زیب صاحب, اس میں تھراپسٹ کی بات بھی کی گئی ہے, تو جو آپ نے فارم کا ذکر کیا کہ فارم ہوگا یا ایک ایسا اسیسمنٹ پیپر ہوگا جس سے اندازہ ہوگا کہ آپ یہ بچہ ڈسلیکسک ہے یا نہیں, وہ تھراپسٹ کا کام ہوگا کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے, یا کہ آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد تھراپسٹ کا رول آئے گا؟ دیکھیں جی, یہ جو فارم ہوگا نا, that's very simple. It's going to have very simple questions. So the teacher can even fill that form اور پھر ایویلیویٹ کرنے کے لیے وہاں پہ, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر اسکول میں ایک ریمیڈیل تھراپسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہر اسکول میں تھراپسٹ, ہاں ایک ریمیڈیل تھراپسٹ ہونا چاہیے جس طرح, اور اس میں یہ ہوگا کہ تاکہ بچے کو ہم نے آگے تک فالو کرنا ہے نا, اس کی ریکوائرمنٹ ہم نے اس کو صرف کنڈر گارڈن پہ تو نہیں دیکھنا. وی ہیو ٹو سپورٹ ہم آل دا وے ٹل ہی اچیوز ہز گول, جو اس کے اکیڈیمک ایئر کمپلیٹ ہو. تو اس لیے ہر اسکول میں ایک ہونا چاہیے ریمیڈیل تھراپسٹ, جس طرح ایک زمانے میں تھا کہ سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ سے سائیکیٹرسٹ ہر اسکول میں ہونا چاہیے. پھر اتنے پریشرز ہیں بچے کے اوپر اسکول سے, پیئر پریشرز, پیرنٹس کا انفلوئنس, دوسرے بچوں کی طرح گریڈز لو, یہ کرو, ہاں تو بہت زیادہ میٹر یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. تو اس پہ یہ ہوگا کہ فارمز بنے ہوئے ہیں, دیکھیں آلریڈی اڈاپٹیڈ ہے, وی جسٹ ہیو ٹو فالو اٹ. کاپی کرنا ہے, ہم نے اس کو کاپی کرنا, پھر اس کے بعد ہم نے اپنے سسٹم کو اپنے لیول پہ بھی لے کے آنا, اپگریڈ کرنا اپنے سسٹم کے مطابق, اردو میں لے کے آنا ہے, ریجنل لینگویجز میں لے کے آنا ہے, کہ جس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق ہو. تو ہم نے ایف ڈی کے اسکولوں میں اردو میں ہم نے اس کو کر لیا ہے, انگلش میں پرائیویٹ اسکولوں کے لیے کر دیا ہے, تاکہ اس میں کوئی ڈفرینس نہ ہو. ہر بچہ, what is the goal, پاکستان کس طرح پراسپر کرے گا, when every child has a voice, when every child is happy to go to school. ہمیں سب کو بالکل, ہر کسی کو ایکول اپرچونیٹیز. ہم کسی کے لیے کوئی لائم ایک ہم لوگ فارمیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کرائٹیریا ہے تو یہ پڑھا لکھا ہے, یہ کرائٹیریا تو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ کے 7 presidents were dyslexic, جس میں کینیڈی بھی تھا. آپ کو پتہ ہے ٹام کروز واز dyslexic. مطلب you have so many, Arnold Schwarzenegger and all these people, they're all dyslexic. It doesn't mean they have left behind. اور یہ اس کا مطلب جو نام آپ نے اب لے لیے ہیں, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ڈسلیکسک ہوتا ہے اس کے جو ایبلٹیز ہوتی ہیں نا, وہ جنرلی ایکسٹراڈنری. اچھا, اب آپ کو میں ڈسلیکسک کے بتاؤں. اگر ایک نارمل بچے کو آپ ایک سچویشن دیں اور آپ کہیں کہ یہ پرابلم اس سے نکلو, وہ شاید اس کا سولوشن بعد میں نکالے گا, بٹ ایک ڈسلیکسک چائلڈ اس سے پہلے ہوگا, کیونکہ یہ لوگ دے آر اسمارٹ, دے سالو پرابلمس, دے آر سپر ایکٹیو, دے جینیسز. صرف ان کو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان کو انکریج کرنا ہے, آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے, آپ نے ان کی جو لرننگ ڈیفیکلٹی کو جو ہے اس کو ان کا اسٹرینتھ بنانا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹیچرز پلے اے ویری وائٹل رول. آپ کو پتہ ہے پیرنٹس سے زیادہ, ایگزیکٹلی پیرنٹس سے زیادہ ٹیچرز کا جو انفلوئنس ہے بچوں کے اوپر, وہ از بیونڈ اینی تھنگ. اور زید صاحبہ آپ کی کیونکہ اس پہ بہت ڈیپ اسٹڈی بھی ہے, اور آپ نے خود دیکھا اس سارے معاملے کو بہت کلوزلی, اور لیجسلیشن تک جتنا آپ نے رول پلے کیا ہے, دیٹ از ونڈرفل. ایک بچہ اگر وہ ڈسلیکسکس ہے, اس کو کتنے عرصے کے بعد اس ڈیفیکلٹی سے نکالا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے کریئر میں یہ چیز ساتھ رہے گی, اس کو ڈیفیکلٹی رہے گی جب تک وہ پڑھ نہیں لیتا, پڑھائی ختم نہیں کر لیتا, یا یہ ارلی سٹیجز پہ کہیں بھی ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اٹ ریفلیکٹس آپ کے جس کو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے, کسی کو زیادہ ہوتا ہے, انڈیویجول کیس ہوتا ہے, جس طرح پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. بٹ ضروری نہیں ہے کہ جو آج آپ کی ویکنیس ہے وہ کل آپ کی اسٹرینتھ نہ بنے. فار انسٹنس, اب میں آئی ڈونٹ فیل بیڈ ایز اے چائلڈ, مجھے ریڈنگ کا پرابلم تھا, میری کلاس اسٹرینتھ میں 11 بچے تھے, پھر بھی مجھے ریڈنگ ایشو ہوتا تھا کہ ہاؤ کین آئی فیس دیٹ کائنڈ آف کلاؤڈ. تو میں کہتی تھی آئی ہوپ دیٹ ٹیچر وڈ ناٹ آسک می ٹو ریڈ. اچھا, میں آپ کو لے جانا چاہوں گا اس وقت میں کہ جس وقت آپ کو یہ ڈیفیکلٹی ہوتی تھی, تو پھر ماحول کیا تھا, آپ کو سپورٹ ملی؟ اب میں آپ کو یہ بتا دوں, لیونگ ان اے بورڈنگ اسکول, میرے پیرنٹس مجھ سے دور تھے, بٹ جیسا میں نے بتایا کانوینٹ میں پڑھی, تو مجھے جو سپورٹ تھا میری ٹیچرس سے تھا. وہ نانس, دے ور آؤٹ آف, دے ویری ڈیڈیکیٹڈ. ایک اور تھا میری اسٹرینتھ آف مائی فرینڈس, آئی ہیڈ ویری گڈ فرینڈس. So they gave me so much encouragement. One of my good friends was Nail, I remember, and before the class,
I used to ask her, which chapter is coming in today? So she would say this one. I said, okay, I'm reading it, listen to it. If I'm right or wrong, jo mere errors hai correct kar dena. She would always take out time and and she would push me forward. So isse kya hua? जहाँ मैं 11 बच्चों के आगे रीड नहीं कर सकती थी, मैं 10-10 हज़ार के जुलूसों जलसों में तकरीर कर सकती हूँ. So basically it is, आपने जिस तरह कहा ये ख़त्म हो सकता नहीं, yes it can, but with positivity, with encouragement. बचपन का जिक्र किया तो मुझे भी याद आ रहा है कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करती थी, बट स्टिल आई एम हियर विद यू और मैं इस पर बात कर रही हूँ. इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब बच्चों के साथ हो सकता है. और वो बच्चे जब मेरी तरह बड़े हो जाते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं जैसे मैं. अच्छा, ये बात इसलिए बड़ी ज़रूरी है कि जनरली आप देखें कि स्कूल में अगर एक बच्चा रीडिंग करते हुए लफ्ज़ों को किसी और अंदाज से वो पढ़ रहा है, कोई एक लफ्ज़ में या तो फंस रहा है या वो पढ़ सही नहीं रहा, तो कोई और बच्चा अगर हंसे, तो ये सबसे बुरी चीज़ है. हमें इस रवैये पर काम करने की जरूरत है. दैट कम्स अंडर बुलिंग. टीचर्स और पेरेंट्स को नजर रखनी चाहिए. बिल्कुल, और बल्कि इनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए. और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रीच आउट करें सारे स्कूलों में, उनको डेटा दें, उनको ट्रेनिंग दें. प्राइवेट स्कूलों में भी जैसे मैंने बताया 3 पायलट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं. इंशाल्लाह मंथ में वो खत्म हो जाएंगे. अच्छा, पायलट प्रोजेक्ट आपने जो जिक्र किया था, एक प्राइवेट स्कूल है इसमें, एक गवर्नमेंट का स्कूल है और एक बैक्स का, एक लो इनकम स्कूल जो एक क्लास में जो होता है ना आप लोग डेडिकेट कर देते हैं, एक टीचर पढ़ाती है. और उसमें रिलैक्सेशन ये होती है कि जो बच्चे सुबह अगर काम करे तो शाम को पढ़ सकते हैं. उसमें इतनी एज ब्रैकेट का भी मामला नहीं था नहीं उसमें. और आपको पता है ये बच्चे इतने काबिल हैं, ये बैक्स के स्कूल वाले, ये हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री के नीचे हैं, कि दे आर हाई अचीवर्स. उन्होंने टॉप किया हुआ मैट्रिक में भी. सो इस मतलब इंटेलिजेंस का तो कोई नहीं. बड़ा अच्छा तीनों साइड से आपने जब स्कूल पिक किया तो ये बड़ा अच्छा डेटा अच्छा है ना, डेटा भी अच्छा है और उसकी इम्प्लीकेशन भी इजी हो ना, कि आप सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं प्राइवेट स्कूल्स में भी ये इम्प्लीमेंट होगा. और साथ साथ जो ऐसे स्कूल्स हैं जो लो इनकम है, जिनके लिए शायद वसाइल की कमी हो, उनके टीचर्स भी ट्रेन होंगे इसके लिए कि अपने बच्चों को कैसे डील करना है, कैसे ट्रीट करना है. और इसमें ज़ेब साहबा ज़रा आपका फोकस स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, वहाँ का स्टाफ है, बट एट द सेम टाइम जब हम डिस्कस करें अवेयरनेस की बात अपनी जगह, लेकिन पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत अहम है. जी, आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया, क्योंकि जो में हमने जिन स्कूलों का भी पायलट प्रोजेक्ट बनाया उस पर हमने यही कहा गया है कि पेरेंट्स को भी ऑन बोर्ड लें. और हमने जो प्रॉपर उसका जो गाइडलाइंस दी हैं, जो फॉर्मेट दिए, हमने उनको हर क्लास में कहा कि ये फिलअप करवाएं. और जिनका आइडेंटिफाई होता है कि इन बच्चों को थोड़ी सी है डिस्लेक्सिया है, तो उन पेरेंट्स को ऑन बोर्ड ले और उनको इन्फॉर्म करें, उनको एजुकेट करें और उनको गाइड करें कि हाउ यू हैव टू डील विद योर चाइल्ड एंड यू हैव टू पुश दैट चाइल्ड. वो अचीव कर सकता है कुछ भी लाइफ में, सिर्फ आपने उसको सपोर्टिंग हैंड बनना है. और आपके शो के तवस्सुल से आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जो भी ये शो देख रहे हैं, इफ़ यू आर प्लेइंग अ रोल, आपका डिस्लेक्सिया के मुताबिक आपका कोई नॉलेज है, आपकी कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई सक्सेस स्टोरी है, please share it with us. Because I think you can be the role model for others जिनके ये issues हैं. ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल हम तो चाहेंगे कि आइंदा आने प्रोग्राम्स में फैमिलीज के साथ डिस्कशंस करें कि अच्छा किसी एक बच्चे को या फैमिली मेंबर को ये था और कैसे कूप अप किया गया, कैसे स्कूल ने रोल प्ले किया, कैसे आपने अपना पार्ट प्ले किया, बिकॉज ये बड़ा अहम है. और दूसरों की चीज़ों से हम सीख सकते हैं और फैमिली को सीखने का मौका मिलेगा. और ये हमारा फर्ज भी है कि हमने जो चीज़ें बेहतर तौर पर अडॉप्ट कर ली हैं, अगर हमने सीख लिया है एनवायरनमेंट से, हमें बेहतर मौके मिल गए, तो हम वो अब रोल ऐसा प्ले करेंगे सोसाइटी को पे बैक करें, जैसे ज़ेब साहब ने पे बैक किया कि उन्होंने सोचा कि मुझे करना है और वो कर रही हैं. आप ये देखिए कि हम जनरली जब कहते हैं ना किसी ने अगर ऐसा काम भी किया कि उससे किसी एक शख्स को भी फायदा हुआ, तो वो कितना बड़ा कॉज है. लेकिन एक ऐसा मामला जिसमें तकरीबन 20 से 21% बच्चे मुतासर हो रहे होते हैं जस्ट बिकॉज की अवेयरनेस नहीं है. और शेफ इससे बड़ी नेकी क्या होगी कि आप एक ऐसा काम, एक ऐसी चीज जो आपने फेस की, आप चाहते हैं कि वो कोई और बच्चा ना फेस करे, किसी और की जिंदगी में ऐसी मुश्किल ना आए. तो इस नॉर्मल कॉज के लिए जो काम कर रही हैं उसके लिए जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें इससे फायदा उठाएंगे. हमारी कौम के वो बच्चे जिनको हम निगलेक्ट कर देते थे, जिनकी कमजोरी को हम लोग एक स्टैंप लगा देते थे उनके ऊपर कि आप ये नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं. हमने उनको वो एनवायरनमेंट देना है, हमें अपने टीचर्स को ट्रेन करना है और बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है. अच्छा ज़ेब साहिबा, क्योंकि आपका काम बहुत ज़्यादा, मैं चाहती हूँ कि वो ज़रा खुल के आवाम के सामने भी आए कि अभी हमने बिल पास करवा लिया, स्कूलों में इम्प्लीमेंट हम करने जा रहे हैं. प्रोविंसेस को हम ऑन बोर्ड किन मराहिल पे लेंगे, और साथ ही ये भी फरमाइएगा कि क्या ये जो कंपल्शन होगी कानून के तहत, ये इक्वली इम्प्लीकेबल होगी वहाँ पे भी, या वो उनको अलग से लेजिस्लेशन किस तरह से होगी इसकी? देखिए हाउ आई टेक इट, क्योंकि अब देखिए हर प्रोविंस में अपनी हुकूमत है, लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, बट मैं इनको नेशनल पे क्या कहते हैं, ये नेशनल कॉज है और मैं उसको उस पे लेके आना चाहूँगी.
आई थिंक जब हमारा ये सारा जो है पायलट प्रोजेक्ट का भी हो जाएगा, हमारा जितना पेपर वर्क कंप्लीट होगा विच वी आर ट्राइंग टू डू इन विद इन शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो इंशाल्लाह ताला इनके हमारा एक है जी, हमारी एक प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री के अंदर जिसमें सारे सूबाई वजीर आते हैं एजुकेशन के जी। सो आई विल हैव अ मीटिंग ऑन दैट और इनको हम आगाह करेंगे, उनको देखें, हम उनको हर चीज़ देंगे और साथ आवाम के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन भी। जी जी, अब मैं यही चाह रही हूँ कि द रीज़न आई ऑल्सो केम हियर वाज कि हम मीडिया के थ्रू जो है लोगों को अवेयरनेस दें कि जो अब आपने देखा होगा एक केस बच्चे का दिया था कि बच्चा कराची में बाप ने इतनी तशद्दुद किया, ही डाइड बिकॉज ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन, याद नहीं कर सका। सो हम आई वांट टू रीच आउट टू पेरेंट्स कि आप अपने बच्चों को जज ना करें और डिस्लेक्सिया के ऊपर आप भी रिसर्च करें, गूगल करें, यू विल हैव, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। जब तक हुकूमत कर रही है आप ये इस चीज़ को टेक अप भी और करें। ये आसान इस सूरत में हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल हर स्कूल में अगर एक थेरेपिस्ट होता है, ये हर स्कूल में जो उस्ताद मौजूद हैं वो ट्रेंड होते हैं और वो अगर पेरेंट्स को बुला के बताएंगे कि अच्छा आपके बच्चे के साथ ना ये टेम्प्रेरी सा एक इशू है, लेट्स फिक्स इट, लेट्स सॉर्ट इट आउट, सॉल्व करते हैं मिलकर, कुछ पार्ट आप प्ले करें, कुछ रोल हम प्ले करेंगे, तो उसमें होगा ये कि पेरेंट्स जान पाएंगे। वरना क्या होता है, शाम को माएँ बैठी होती हैं, बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, साथ दो लगा रही होते हैं कि तुम पढ़ क्यों नहीं रही सही तरह से, ये तुमने पढ़ा सही याद नहीं किया, तुमने लिखा सही नहीं है, तुम्हारे मार्क्स दो क्यों कट गए। तो वो जो इतना प्रेशर बच्चे पे हम डाल रहे हैं, हालांकि पता ही नहीं हमें कि अच्छा बच्चे के साथ थोड़ा सा एक टेम्परेरी इशू चल रहा है, और अगर हमें पता होता तो हम उसको मैनेज कर लेते। और देखें कि हमारे बच्चे कितने ओवरबर्डन भी होते हैं, उन्होंने एक टाइम स्कूल को देना है, फिर आके उन्होंने स्पारा पढ़ने के लिए जाना है, फिर उन्होंने ट्यूशन जाना है, वापस आकर उन्होंने खाना खाना है, सो जाना है। उन बच्चों के पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए वक्त नहीं है, तो जब तक हम उनको वो एनवायरनमेंट ही नहीं दे रहे तो हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट करें कि उनके अच्छे ग्रेड्स आएं, अच्छे मार्क्स आएं। बिल्कुल। और इसी तरह मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि देखिए हमारे ब्रेन के हेमिस्फीयर्स हैं, अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि गाना तो याद कर लेता है, जिंगल याद कर लेता है, लेकिन ये क्यों नहीं याद कर सक रहा। यू सी अदर आपका जो ब्रेन का हेमिस्फीयर है वो अलग याद करता है। ये जो इसके लिए जिगल हो या म्यूजिक हो वो हाँ वो दूसरा हिस्सा है, और आपकी ये जो लर्निंग है ये दूसरा हिस्सा है। सो यू कैन नॉट, आप अपने बच्चे को इतना जज नहीं कर सकते। मेरी अम्मी याद आ गई, वो कहती होती थी ना कि जितने तुम्हें नॉवल याद है ना, जितने तुम्हें कहानी याद है, उतना कभी सबक भी याद किया तो क्या ही बात है। और एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि मैं लेट सपोज मेरे सामने अगर एक पैराग्राफ है, हो सकता है मैं उसे 5 दफा पढूं, मुझे समझ नहीं आएगा ये क्या है, लेकिन अगर वो कोई नरेट कर रहा होगा कहानी की शक्ल में तो मैं उसे फौरन समझ जाऊंगी। देखिए हर बच्चे का समझने का, बच्चा मैंने आप ही को है, हर बच्चे का समझने का अंदाज कितना मुख्तलिफ है। ज़ाहिर है कुछ होंगे जो एक बार पढ़ेंगे उन्हें याद हो जाएगा, कुछ होंगे कई बार पढ़ेंगे तो भी याद नहीं होगा, कुछ होंगे जिनको पढ़ाने का समझाने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो यही वजह थी कि आज हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे कि ताकि अवेयरनेस भी हो सके, और जिस तरह गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट की सीरियसनेस देखिए इसमें कि एक ऐसा माइन्यूट सा इशू, यानी बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है किसी के साथ भी, लेकिन चूंकि 20% बच्चे मुतासर हो सकते हैं या हो जाते हैं अगर उन्हें ट्रेन ना किया जाए, उस इशू को बहुत सीरियसली लिए गए। एंड थैंक यू सो मच ज़ेब साहब, आपने इस पर आवाज़ उठाई, बिल पेश किया, अभी विफाक की सतह पर FG के जो इदारे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि गवर्नमेंट जिसकी भी हो, क्योंकि ये ऐसा काम है इसमें सियासी बात तो होनी नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ बात होनी चाहिए कि आपने कैसे अपने बच्चों को बेहतर एनवायरनमेंट देना है। तो और ये सबके बच्चों के लिए कंट्रीब्यूशन है, ना बच्चे सबके साझे, बिल्कुल बच्चे सबके साझे, किसी MNA के, किसी MPA के बच्चों की बात नहीं है, पूरी मुल्क की, पूरे कौम के बच्चों की बात है। सारे बच्चों के लिए आसानियां पैदा होंगी, और हर वो बच्चा जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एबिलिटीज के बावजूद वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता था क्योंकि टीचर्स उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रहे होते थे। मसला टीचर्स के एंड से था, उनको डील करना नहीं आ रहा था, उनको समझ नहीं आती कि इस बच्चे को कैसे हम ट्रीट करें, कैसे इसकी मुश्किल दूर करें, उसे समझ नहीं आ रही उसको कैसे समझाएं, कोई डिफरेंट मेथड यूज करें। तो ये सारी चीजें अब इस बिल के बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी। बहुत शुक्रिया ज़ेब साहब साथ मौजूद थे साहब मौजू पर, और हमने इस पर इसीलिए बात की क्योंकि ज़ाहिर हम सब ये चाहते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ें। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक और सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं माशरे की इस्लाह के लिए कुछ ना कुछ अच्छी बात जुमे के रोज़ हमेशा हमारे पास होती है, आपसे शेयर करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। नाज़रीन, माशरे का अखलाक बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से सीखें। हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमारी रहनुमाई होती है। एक अच्छे खूबसूरत सोफिस्टिकेटेड माशरे की बुनियाद कैसे रखी जा सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मजहबी स्कॉलर मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद साहब। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
सर बहुत शुक्रिया आज आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले हम चाहते हैं कि रहनुमाई कीजिएगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था कैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का सबसे नुमाया पहलू आपके अखलाक हैं, जिनको हम अखलाक हसना कहते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस माशरे में आँख खोली है वो इंतहाई तारीक माशरा था, जहालतों से भरपूर था, जुल्म सितम था, इंसानियत जुल्म से करा रही थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं तो आपने अपने अखलाक आलिया से उन तमाम कदरों को बदला है और माशरे के अंदर एक वक़ार और तत्हीर आई है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि कान खुलुकुल कुरान, कि सारा का सारा कुरान जो है वो आपके अखलाक है। तो कुरान मजीद की अगर कोई अमली तस्वीर किसी ने देखना हो कि अल्लाह तबारक व तआला जो अहकाम जारी फरमाता है या जो हमें हुक्म देता है कि ज़िंदगी गुजारें, उस ज़िंदगी का कोई अमली नमूना देखना हो और अमली तस्वीर देखना हो तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इसी तरह से जब आपके हम अखलाक के हसना को देखते हैं तो जब आप पर वही नाजिल हुई और नुज़ूल वही के बाद आप पर कुछ घबराहट तारी हुई तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको जो कलिमात कहे हैं वो आपके अखलाक पर बेहतरीन एक हमारे पास ज़ख़ीरा मौजूद है। उन्होंने कहा कि कल्ला वल्लाही मा युख़ज़ी कल्ला अबदा इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तक़रिद दईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़, कि हरगिज़ अल्लाह ताला आपको गमगीन नहीं करेगा इसलिए कि आप यतीमों का बोझ उठाते हैं, आप कमज़ोरी की मदद करते हैं, आप मादूम लोगों को कमा कमा कर खिलाते हैं। अल्लाह ताला आपको कभी भी गमगीन परेशान नहीं करेगा। तो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ये कलिमात नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक के आलिया को समझने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, तो वो कहते हैं कि उन्होंने 10 साल तक नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास काम किया है, आपकी खिदमत की है। वो ये बताते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी काम के ना करने पर आपने नाराज़गी का इज़हार किया हो, कोई बर्तन टूटने पर कभी आपने मुझे झिड़का हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। वकान मिन अहसन अन्नास खुल्क़ा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन अखलाक के मालिक थे। बहुत से वाक़यात ऐसे भी हैं कि इंसानी फितरत उस पर पकार उठती है कि ये ज़्यादती है और उसका रद्द-ए-अमल भी होता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर भी इस्लाह फरमाई है कि एक नावाकिफ़ शख्स था, उन्होंने आकर नमाज़ पढ़ी, वो मुसलमान भी थे। नमाज के दौरान उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई आवाज़ें देना शुरू की और नमाज के दौरान ही कुछ लोगों ने घूर घूर कर उनको देखा है। चूँकि इब्तदाई इस्लाम में नमाज के दौरान इधर उधर देखना भी जायज़ था और कभी हल्की फुल्की बात भी की जा सकती थी। बहुत सी चीज़ें थी जो बाद में मनसूख हुई हैं, तो लोगों ने घूर घूर कर देखना शुरू किया। उन्होंने और ज़्यादा इश्तियाल में आकर चिल्लाना और चीखना शुरू किया। तो नमाज के बाद सहाबा कराम बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि इस शख्स ने क्या किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और बुलाकर उनको दिलासा देकर फरमाया है कि नमाज में इस तरह नहीं करते हैं, ये अल्लाह ताला की तस्बीह और तहलील है और ये नमाज के आदाब की खिलाफ वर्जी है। वो कहते हैं कि मैंने देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ नहीं कहा है, न मुझे झिड़का है, न मुझे सख्ती से आपने ख़िताब किया है। वकान मिन अहसन अन्नास खुल्क़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन अखलाक के मालिक थे। तो अगर उनको आप झड़क देते एक नावाकिफ़ को और डांट देते तो शायद वो इस्लाम से मुतनफ़र हो जाते, मगर आपने उनको इंतहाई शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ और रहमत के साथ समझाया है तो वो इस्लाम के बहुत बड़े सिपाही बन गए। इसी तरह से एक वाक़या ये भी आता है कि एक नावाकिफ़ शख्स मस्जिद में दाखिल होता है और उसने मस्जिद के एक कोने में पेशाब करना शुरू किया। तो इस पर सहाबा कराम बहुत ज़्यादा गज़ब में आ गए और उनको करीब था कि सहाबा कराम उन पर हाथ उठाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया है और फरमाया है कि नहीं, इसको पेशाब करने दो। और जब वो फारिग हुआ तो आपने उसको बुलाया और बुलाकर समझाया है कि मस्जिदें अल्लाह ताला की इबादत के लिए होती हैं, ये बोल बराज के लिए नहीं होती हैं, और बहुत प्यार के साथ उसको समझाया। तो वो भी हैरान हो गए बाद में जब उनको पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी और अल्लाह के घर में मैं क्या कर रहा था, तो उनको एहसास हुआ और
اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق حسنہ کا مالک کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عالی اخلاق کے ساتھ بھیجا ہے، اور جب آپ نے عرب کے ریگزاروں پر اپنے اخلاق کا اظہار کیا ہے تو کالے اور گورے، امیر اور غریب، شاہ و گدا سب چل کر آپ کے قدموں میں سمٹ کر آگے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت لیتمم مکارم الاخلاق و محاسن الافعال، کہ میں اخلاق کی قدروں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اخلاق کے جو محاسن ہیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ ملتا ہے، آپ کے فرمان سے ملتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو گالی دی ہے تو آپ نے اس کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، اگر کسی نے آپ کے لیے دروازے بند کیے ہیں تو آپ نے اس کے لیے دروازے کھولے ہیں، اگر کوئی شخص آپ سے ملنا نہیں چاہتا، قطع تعلق کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں اور تعلق جوڑنا چاہتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص اگر جتنا بھی منفی خیالات کا مالک ہو اور وہ اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے منفی کلمات کا اظہار ہوتا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کا اس سے بڑھ کر مثبت کلمات کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر اپنے اخلاقی عالیہ کا اظہار کیا ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ اور سر ہم ابھی تو معاشرے کی اصلاح کے ٹاپک پہ بات کریں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا اس کو اپنا کے ہم بہتر معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں، اس کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ اخلاق حسنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے آپسی تعلقات، دو لوگوں کے آپس کی بات، ایک خاندان کے دوسرے خاندان سے تعلقات، ہماری معاشرے میں جو ڈیلنگ ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اس پہ امپیکٹ کیسے ہوتا ہے اخلاق حسنہ کا؟ دیکھیے یہی وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں ایک روایتی مسلمان نہیں ہونا چاہیے، ایک محض ایک بناوٹی مسلمان نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا اسلام جو ایک مصنوعی اسلام ہو، بلکہ ہمیں سچا اور حقیقی مسلمان ہونا چاہیے۔ اور سچا اور حقیقی مسلمان وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہے اور ان کی ہر بات کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور پھر جو اخلاق حسنہ آپ کے ہیں ان کو اپناتے ہیں۔ چونکہ آپ کے جو اخلاق ہیں، جو ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، جو ہمیں روایات میں ملتے ہیں، وہ آج جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، وہ اخلاق حسنہ جو بھی کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو چاہیے کہ آج بھی جو ہمارے رویے ہیں اور جو ہمارے باہمی میل جول ہیں اور طور طریقے ہیں شب و روز کی زندگی میں، اس میں ہم ان اخلاق کو اپنائیں، اور جب ہم ان اخلاق کو اپنائیں گے تو یہ معاشرہ محبتوں کا اور امن کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل۔ اور اس سے پہلے سر جب گفتگو کر رہے تھے تو اور اخلاق حسنہ کی ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے بڑا ایک پیارا جملہ دیا کہ اگر ازواج مطہرات میں سے کسی سے کوئی برتن بھی ٹوٹ جاتا تو آپ غصہ نہیں کرتے۔ ابھی کتنی سیکھنے لائق بات ہے کہ آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پر ناچاکی اور چھوٹی چھوٹی سی بات پر کس طرح سے میاں بیوی جو کہ اس کائنات کا پہلا رشتہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دراڑ پڑ جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں سر اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کیسے درگزر کرنا چاہیے، کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ درگزر بھی کرنا ہے، ریاکٹ نہیں کرنا ہے شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حوالے سے۔ میاں بیوی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ یاد کرتے رہے اور ان کی سہیلیوں کے لیے بھی آپ تحائف بھیجتے رہے۔ جب بھی کبھی آپ بکری کو ذبح کرتے تو آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کے لیے بھی گوشت بھیجتے تھے تحفے کے طور پر، اتنی آپ کو ان کے ساتھ محبت تھی۔ یہاں تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رشک ہوا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، خدیجہ کے علاوہ کوئی اور خاتون نہیں ہے، وہی زیادہ اچھی خاتون تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کے فضائل کو بیان کیا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ انہوں نے پانی پیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس جگہ سے منہ لگا کر تو نے پانی پیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیا ہے جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا۔ تو یہ باہمی جو اخلاق ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بڑھ کر اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو باہمی معاملات میں درگزر کرنا اور باتوں کو برداشت کرنا،
यही ज़िंदगी का हुस्न है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलता है। बर्दाश्त की बड़ी कमी पाई जाती है मुफ्ती साहब। आजकल हम देखते हैं तो ना सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते में बर्दाश्त की कमी होती है, बल्कि ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। छोटी छोटी सी बातों पे, किसी की बात पे गुस्सा आ गया, हमने चीखना चलाना शुरू कर दिया, ना सिर्फ बामी ताल्लुकात मुतासर होते हैं, बल्कि हम एक बुरे रवैये की बुनियाद भी रख रहे होते हैं। हमारी आने वाली नस्लें हमारे रवैये को देख के सीखती हैं। नए माशरे की तख्लीक के लिए, तश्कील के लिए, हमारी आने वाली नस्लों की इस्लाह के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात की रोशनी में ये फरमाइएगा कि हुजूर पाक ने जो हमें तालीमात दी हैं वो हमें क्या सिखाती हैं कि हम अपने बच्चों को ट्रीट कैसे करें, बच्चों के साथ हुस्न सलूक कैसे रखें, और बच्चों के साथ जो हमारा एक उमूमी रवैया होता है कि हम कहते हैं बाहर जाके कह दो हम घर पे नहीं हैं, या फ़ोन पे हम पास बैठ के कह रहे होते हैं कि कह दो हम नहीं है पास। तो ये कितनी गलत बातें हम बच्चों को इंजेक्ट कर रहे होते हैं। बड़ी अहम बात आपने कही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रवैया था बड़ी उम्र वालों के साथ भी और छोटे बच्चों के साथ भी, तो बड़ी उम्र वालों का आप एहतराम करते थे, उनको हर जगह सहूलत फराहम करते थे और उनका एहतराम बजा लाकर बताते थे कि जो उम्र में बड़े हों उनकी इज़्ज़त और एहतराम करना ज़रूरी है। और जो छोटे बच्चे थे आप उन पर शफ़क़त करते थे, और जहाँ कहीं छोटे बच्चे आपको नज़र आएँ तो आप उनके सर पर अपना दस्ते मुबारक फेरते थे, उनके चेहरे पर दस्ते मुबारक फेरते थे। और सहाबा कराम में से जो बच्चे थे उनमें से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर कई बच्चे भी ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दस्ते शफ़क़त हमारे सर पर रखा और हमारे चेहरे पर दस्ते शफ़क़त फेरा तो आपके हाथ मुबारक की खुशबू काफ़ी देर तक महसूस होती रही, जो कि आपके दस्ते मुबारक पर अल्लाह ताला ने कुदरती खुशबू रखी थी, जो इतनी प्यारी खुशबू थी कि वो कई दिन तक ज़ायल नहीं होती थी। तो आपने ये बड़ी अच्छी बात कही है कि जब हम बच्चों के सामने बातें करते हैं तो हमारे सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी होनी चाहिए और आइडियल हमारे वही होने चाहिए। हमें कभी भी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इससे बच्चे यही सीखते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों के सामने भी हम कहते हैं कि घर में नहीं है या कोई शख्स ऑफिस में बैठा हो हमारे अफसरान में से, तो उनके जो कारिंदे हैं वो भी लोगों को बताते हैं कि वो यहाँ ऑफिस में नहीं है इस वक्त। तो ये भी एक हमारी माशरती रवैये ऐसे हैं या जो हमारे तौर तरीके ऐसे हैं कि जो सरीहन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से इनहराफ है और आपके अखलाक के लिए से बहुत दूर है। और यही वजह है कि माशरे के अंदर एक घुटन और एक इस्तराब पाया जाता है। बहुत सी चीज़ें जो हकीकी नहीं होती हम वो कह देते हैं, लेकिन उनका असर माशरे के ऊपर बहुत बेशक यही वो वजूहात हैं कि अखलाकी गिरावट का शिकार है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप साथ मौजूद थे और आज के इस अहम मौजू पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस सेगमेंट का अख्ताम और इस प्रोग्राम का अख्ताम हमारी कोशिश यही होती है कि हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें। और आज कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगी तालिया ईमान, क्या कलाम उन्होंने मुंतखब किया, उनकी तरफ भी हम बढ़ेंगे और आपसे हम इजाज़त भी चाहेंगे। जुम्मे का दिन है, दुआ में याद भी रखिए, पाकिस्तान के लिए भी, अपनी कम्युनिटी के लिए भी, अपने ख़ानदान के लिए भी और अपनी ज़ात के लिए भी, अपने वालिदैन के लिए, सबको दुआ में याद रखिए। और अल्लाह हाफ़िज़ कहने से पहले हम चलेंगे तालिया ईमान की तरफ और देखते हैं आज कौन सा कलाम है जिसका उन्होंने इंतखाब किया है। तालिया। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह
को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। हुजूर ऐसा को